आप लोग वेरी गुड मॉर्निंग। ऐसे यूं मुंह उतार उतार के कैसे बैठे हो? 7 बजे उठने की आदत नहीं है क्या? हैं? अब बढ़ जाएगी। सबसे पहले मुस्कुराइए, आप उत्कर्ष में हैं, है ना? यूं पहली पहली क्लास में पहले पहले दिन ही यूं मुंह उतार के बैठे हो, हैं? मैं आपको राजस्थान हिस्ट्री पढ़ाऊंगा। सबसे पहले अपन आज सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर अपन आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। मैं सबसे पहले बात करूं तो हमें हिस्ट्री क्यों पढ़ाई जाती है? कोई बताएगा? किसी को पता है? बोलते हो तुम लोग? हैं? बोला करो फिर। हैं? बुलवाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इतनी शांत शांत, मेरी शक्ल इतनी डरावनी थोड़ी है, तुम इतने सीरियस होके बैठो। हैं? सारे लोग कहते हैं मैं डंका दिखता हूं। किसी को पता है कि हिस्ट्री क्या होती है, हमें क्यों पढ़ाया जाता है? कोई जानता है? आज से पहले पढ़ी है कभी? पढ़ी तो है सर। अच्छा, किस किस को ऐसा लगता है कि हिस्ट्री मतलब बड़ी दोहरी याद होती है, बड़ा बोरिंग सा सब्जेक्ट है? ऐसा किस किस को लगता है? काफी जनों को लगता है। मैं बात करूं हिस्ट्री की, तो जब भी मैं क्लास में जनरली ये सवाल पूछता हूं तो मुझे आपकी तरफ से जवाब मिलता है कि आज से पहले जो सब कुछ बीत गया वो हिस्ट्री है। क्या ये सही है? तो क्या आज सुबह हम उठे, नहाए धोए, अपनी दैनिक दिनचर्या से फ्रेश हुए, नाश्ता किया होगा या आए हो, तो सारी घटनाएं इतिहास है? कल शाम को हम कुछ काम कर रहे थे, सोए कि कल सुबह क्लास जाना है, अलार्म लगाया, क्या वो सब कुछ हिस्ट्री है? अच्छा, ऐसा कौन मानता है कि ये सब हिस्ट्री नहीं है? नहीं है। जो सब कुछ बीत गया वो सारा कुछ हिस्ट्री है। टिल डेट, इस मोमेंट से पहले जो कुछ बीता है वो सब कुछ हिस्ट्री। अरे अटर टोट को कौन कराएडो, आगे आ जाओ, क्यों दुख पाओ, नेड़ाओ। अब सब आराम से, या भी कोई दिक्कत? हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि आज से पहले जो कुछ बीत गया होता है उस सब को हम हिस्ट्री कहते हैं। लेकिन हम पढ़ते सिर्फ उन्हीं घटनाओं को है जो हमारे वर्तमान के अस्तित्व को प्रभावित करती है। यानी आज हम यहां बैठ के पढ़ रहे हैं, क्या आज से 100 साल, 200 साल, 400 साल पहले भी ऐसा कुछ ही हुआ करता था? नहीं हुआ करता था। आज हम जैसे कपड़े पहनते हैं, क्या आज से 200, 400 साल पहले ऐसे ही हुआ करता था? नहीं हुआ करता था। आज हमारे पास जितनी संवैधानिक पावर्स हैं, जितनी हमारे पास ताकत है, जितने हमारे पास रिसोर्सेज है, क्या आज से 400, 500 साल पहले हमारे बड़ेरों के पास ऐसे ही हुआ करते थे? नहीं हुआ करते थे। हम इन वर्तमान कंडीशंस में कैसे पहुंचे? कभी हमने सुना है कि हमारे बडेरे बांध रहे थे तो हम भी उन्हीं के बेटे पोते हैं, इससे ज्यादा हमारे पास भी कुछ नहीं है। लेकिन हमने वहां से यहां तक का सफर कैसे तय किया, उसमें जो जो घटनाएं हमारे वर्तमान के एग्जिस्टेंस को प्रभावित करती है, उन सब के बारे में हम पढ़ते हैं। वो सब्जेक्ट क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। आई बात समझ में? दूसरी बात कि हमें हिस्ट्री क्यों पढ़ाई जाती है। कभी कभी यूं मन में बैठे से ऐसी फीलिंग नहीं आती कि यार कौन सा प्रताप हमसे मिलने आएगा स्कूल में और कहेगा मेरे छोरे का नाम लिखो? हमें क्यों पढ़ाया जाता है? कौन सा महात्मा गांधी हमसे मिलने आएंगे
कौन सा राणा सांगा फोन कर देगा कि मेरे सेनापति के छोरे का एडमिशन करना है? हमें हिस्ट्री इस वजह से पढ़ाई जाती है कि सबसे पहली बात तो सोशल चेंजेस, समाज में बदलाव आते हैं। क्या हमेशा से बाल विवाह बंद था? क्या हमेशा से सती प्रथा बंद थी? क्या हमेशा से लोकतांत्रिक सरकारें थी? नहीं। ये जो बदलाव आया, तब समाज में कौन कौन सी दिक्कतें आई उन बदलावों को करने में, और तत्कालिक वह लोग जिन्होंने बदलाव किया उन्होंने इन सिचुएशंस को कैसे हैंडल किया, ताकि हम हमारे समय के जो सोसाइटी के बदलाव है उनका हिस्सा बने, तब हमें वैसी समस्याएं वापस सामने को देखने को नहीं मिले। कि भी जब राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध किया होगा तो उन्हें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा। जब गांधी ने लोकतांत्रिक सरकार के लिए लड़ाइयां लड़ी होगी तो उन्हें किन किन समस्याओं का सामना किया होगा, ताकि वो समस्याएं हमारे सामने आए, तब हम उन्हें अच्छे से हैंडल कर पाए। दूसरी बात, हम हमारे हिस्टोरिकल कैरेक्टर से और खूब सारी बातें सीखते हैं। हम प्रताप से सीखते हैं कि वो व्यक्ति जो 1572 में राजा बना, 1597 में मरा, और मैं ढंग से कहूं तो 1540 में प्रताप के जन्म से लेकर 1597 तक हमने शांति कहां देखी है। वो व्यक्ति लड़ा है। हमें लाइफ जीना सिखाता है इतिहास। हमें इस सोसाइटी के बदलावों का गवाह बनना सिखाता है इतिहास। और सबसे बड़ी बात कि आपके आगे की जॉब लाइफ में जो सब्जेक्ट काम आते हैं वो जीके काम आती है। तुम्हें कोई जॉब लाइफ में ये जाके नहीं पूछेगा कि साइन थीटा का एंगल कितना होता है कि इसकी वैल्यू निकाल के बताओ, लेकिन ये चीजें काम आती है। जैसे कि तुम में से कोई यहां का विद्यार्थी हो जो हमारे मारवाड़ का हो और उसकी पोस्टिंग डूंगरपुर हो गई हो, आपकी वहां स्कूल में पोस्टिंग है और वहां पर उनके किसी हिस्टोरिकल वैल्यू, जैसे मैं कहूं कि गोविंदगिरी की जयंती है, स्कूल में प्रोग्राम है, तुम माड़ साहब हो और वहां पर किसी मंच संचालक ने आपको माइक पकड़ाया कि आप गोविंदगिरी पे 2 शब्द बोलिए। माड़ साहब को गोविंदगिरी की स्पेलिंग के सिवा कुछ नहीं आता। आप वहां पर क्या बोलोगे? हो सकता है आप वहां पर ऐसा कुछ बोल दो जो वहां के लोकल लोगों को सहन नहीं हो सकता है कोई उधर का वागड़ का हाड़ोती का बच्चा हो जिसकी पोस्टिंग मारवाड़ में हो जाए और अमृता देवी विश्नोई की जयंती पर उसे माइक पकड़ा दिया जाए, वो कैसे बोलेगा? हो सकता है कि तुम्हारी पोस्टिंग किसी ऐसे भूभाग में हो जिसके बारे में तुम नहीं जानते हो और वहां पर किसी महिला के या किसी पुरुष के कपड़े देखकर तुम्हें हंसी आ जाए, वहां के बोलने के तरीके से, वहां की बोली सुन के तुम्हें हंसी आ जाए। तुम्हें हिस्ट्री में भाषा, साहित्य, बोलियां, आभूषण, वेशभूषाएं इसी वजह से पढ़ाई जाती है ताकि तुम आगे इस ज्योग्राफिकल लोकेशन में जहां भी तुम्हारी पोस्टिंग हो तुम उन चीजों को ढंग से समझ पाओ। हमें ज्योग्राफी इस वजह से पढ़ाई जाती है कि सपोज तुम में से किसी की पोस्टिंग माउंट आबू हो जाए और तुम जोधपुर के भरोसे एक पतला सा फैशनेबल स्वेटर लेके साथ चले जाओ, तुम्हें पता ही नहीं है कि वहां पर कितनी तेज ठंड पड़ती है, तुम्हें क्लाइमेट ही नहीं पता, तुम्हें वहां की ज्योग्राफिकल लोकेशन ही नहीं पता। ये चीजें आगे की जॉब लाइफ में भी आपके काम आती है। फिर मैं बात करूं हिस्ट्री की, तो हम हिस्ट्री को पढ़ते कैसे हैं? इस सब्जेक्ट को हम किन किन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं? मैं कहूं कि चाहे इंडियन हिस्ट्री हो, चाहे इंडिया के किसी भी स्टेट की हिस्ट्री हो, इंडिया के अंदर हम बेसिकली इतिहास को 3 भागों में बराबर बराबर बांट लेते हैं। कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में। कौन कौन से? तो मैं कहूंगा कि जो सबसे पहला भाग होता है उसको हम कहते हैं एंशिएंट हिस्ट्री
या उसको मैं कहता हूं प्राचीन इतिहास। क्या कहता हूं? प्राचीन इतिहास। मैं कहूं कि इसका जो दूसरा भाग होता है उसको हम कहते हैं मिडाइवल हिस्ट्री, या हिंदी में हम कहते हैं मध्यकालीन इतिहास। क्या कहते हैं? बढ़िया बात। मैं कहूं कि तीसरा जो भाग होता है उसको हम मॉडर्न हिस्ट्री कहते हैं, या हम कहते हैं आधुनिक इतिहास। चलो, तुम में से कोई ऐसा बच्चा है जो मुझे यह बता सकता है कि मॉडर्न हिस्ट्री क्या होता है, मिडाइवल क्या होता है, और एंशिएंट क्या होता है? एनीबडी नोज? एक तो आप लोगों को दो बातें बताऊंगा, एक तो मास्टर और एक डॉक्टर के सामने शर्म नहीं करनी होती। दूसरी बात, ये नहीं सोचना होता कि मैं पूछूंगा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। नहीं आता तभी तो यहां आए हैं। अगर आ ही रहा होता तो यहां नहीं बैठे होते, है ना? फिर क्या होता है कि हमारे वाली नई जनरेशन में दिक्कत होती है कि पड़ोस वाले क्या सोचेंगे। तो तुम ये मान के चलो कि तुम्हारे पड़ोस में बैठे हैं वो तुमसे ज्यादा ज्ञावित हैं। अगर तुम एक डाउट पूछते हो ना तो तुम क्लास में बैठे 20 लोगों का भला करते हो, क्योंकि कई मन में यूं बैठे होते हैं, कोई कोई तो पूछ ही पजा पाने एड़ो कहीं है ना? बोला करो यूं शुभ शुभ मन यूं लागे कोई मौका ना एड़ो, यूं इतना शांत बैठा होते हैं। कन्वर्सेशन दोनों तरफ से होता है। आप सब लोग ट्रेनिंग करके आए हो, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि कॉलेज करने के लिए गए होंगे। हालांकि नहीं जाते आजकल, है ना, घर बैठे बैठे ही हो जाती है बीएड या बीएससी। लेकिन कन्वर्सेशन एक बहुत जरूरी होता है, माध्यम होता है, कम्युनिकेशन बहुत जरूरी होता है। वरना अगले 1.5 महीने ये शक्ल आपको बड़ी भूंडी लगने वाली है ना? अगर आप मेरे से रिलेट नहीं करोगे, अगर आप मेरी बात का जवाब नहीं दोगे तो आपको बहुत बोरियत सा फील होगा। तो अगर आप जिंदा हो तो जिंदा होने का एहसास कराइए, है ना? कम से कम यूं घंटे हिलाया करो, हूं हाँ ही कर दिया करो, है ना? समझ रहा हूं पहले दिन इतना खुल के नहीं बोल पाओगे, एक आधे दो आधे तो मन में सोच रहे हैं बोले डब जा मास्टर, 2 दिन रुक तू, मैं है तू हाथ जोड़ के रोके नहीं ना, कब तो डब जाओ तो बात करना होता है। हाँ, मैं ये पूछ रहा था, कोई जानता है एंशिएंट क्या होता है, मिडाइवल क्या होता है, मॉडर्न क्या होता है? जैसा भी, मतलब मुझे वो किताबी जवाब नहीं चाहिए। आप ऐसा मान सकते हो कि आपके सामने आपके दादा या चाचा या कोई अनपढ़ दादी सी बैठी है और उसको समझाना है, जैसा आपको आ रहा है आप उस लैंग्वेज में बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई जानता है? चाहे ऐसे भी बता सकते हो कि अपन ये घटनाएं प्राचीन इतिहास में पढ़ते हैं, ये घटनाएं मिडाइवल में पढ़ते हैं, ये घटनाएं मॉडर्न में पढ़ते हैं। ऐसा कुछ पता आप लोगों को? मतलब मैं मान के चलूं खत्म, टाटा बाय बाय। चलो मैं कुछ बातें आपके सामने कंडीशन रखता हूं, शायद आप उससे कुछ समझ पाओ। मैं कुछ नाम लेता हूं, जैसे चंद्रगुप्त, जैसे पाणिनि, जैसे पतंजलि, जैसे अजातशत्रु, जैसे समुद्रगुप्त, जैसे अशोक, जैसे लोपामुद्रा, घोषा। मैं कुछ नाम लेता हूं, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, गयासुद्दीन, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, अकबर, बाबर, हुमायूं, औरंगजेब। मैं कुछ नाम लेता हूं, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, जॉर्ज जॉन लॉरेंस, जॉर्ज हेनरी लॉरेंस, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। क्या था इन तीनों में फर्क? कुछ फर्क था इनमें? क्या? हाँ? आपने कैसे तय किया कि वो प्राचीन के थे या वो मध्यकालीन के थे या वो?
सीधा समझाता हूं, घर पे जिस लैंग्वेज में दादी को समझा सकते हो, जब भारत पे भारतीय लोग शासन कर रहे हैं तब प्राचीन इतिहास। मैंने फर्स्ट रो में जितने भी नाम लिए वो सारे इंडियन कैरेक्टर थे। जब भारत में मुस्लिम सत्ता आ गई, जब भारत में अंग्रेज आ गए, बात खत्म। दिमाग कुछ नहीं लगाना है इसमें, नहीं तो कोई ईयर याद करना है, न घटनाएं याद करनी है, जब टाइम याद करना है, कुछ भी नहीं याद करना है। सीधा माइंड में यह ध्यान रखना है, जब भारत पे राज भारतीय कर रहे थे तब प्राचीन, जब भारत में मुस्लिम सत्ता आ गई तब मिडाइवल, जब भारत में अंग्रेज आ गए तो आधुनिक। मैं से मुस्लिम, ऐसे अंग्रेज। क्लियर सी बात, कोई खोपड़े में डाउट नहीं, सीधा सीधा समझ में आई बात कि जब भारत में भारतीय राजा शासन कर रहे हैं, मैंने बताया था चंद्रगुप्त, मैंने कहा समुद्रगुप्त, मैंने कहा अशोक, मैंने कहा बिंदुसार, ये सारे कौन थे? इंडियंस थे। तो वो सारे किस में आएंगे? मैंने कहा कि अकबर, बाबर, हुमायूं, औरंगजेब, सारे मुस्लिम नाम है, सारे किस में? आधुनिक में सारे अंग्रेज। आ गई बात समझ में आपको? कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं अपन, इसमें अपन टाइम कौन सा लेके चलते हैं कि कौन से टाइम की घटनाओं को अपन प्राचीन में मानते हैं, कौन से टाइम की घटनाओं को हम आधुनिक में मानते हैं, कौन से टाइम की घटनाओं को हम मिडाइवल में मानते हैं। मैं एंशिएंट की बात करूं तो मैं कहूं कि शुरू से, प्रारंभ से, जब से मनुष्य का इवोल्यूशन होना स्टार्ट हुआ तब से लेकर, अपन कह सकते हैं पाषाण काल से लेकर हड़प्पा सभ्यता से चलते हुए आगे बढ़ते हुए 712 एडी तक का टाइम, 712 ईस्वी तक का टाइम हम किस में रखते हैं? प्राचीन इतिहास। क्या ये लाइव क्लासरूम से है? हां बेटा, सामने तो मैं खड़ा हूं और मेरे सामने कुछ शक्लों वाले लोग बैठे हैं, है ना? तुम्हें ऐसा लगा जैसे रिकॉर्डिंग चल रही है, क्योंकि मेरा ध्यान थोड़ा कमेंट्स की तरफ कम होता है, इस वजह से मैं बात कर रहा हूं कि प्रारंभ से लेकर 712 एडी तक। हमने 712 एडी ही क्यों लिया? 711 ले लेता, थोड़ा ठीक नहीं होता? 11 का आंकड़ा भी शुभ होता है, नहीं तो हम 6वीं शताब्दी में आ गया, मैं 8वीं शताब्दी में घुस गया है। और कुछ? 712 में एक मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम भारत पर अटैक करता है। पहला व्यक्ति था जो भारत के अंदर जीता। उससे पहले भी मुस्लिम आक्रमण हुए, लेकिन उससे पहले कोई भी व्यक्ति भारत के अंदर जीता नहीं था। पहला व्यक्ति जो भारत के अंदर जीतता है, उस व्यक्ति का नाम मोहम्मद बिन कासिम था, और वो ईयर कौन सा था? लेकिन लोगों ने कहा यार हम लोग 712 मान तो लेंगे, लेकिन पहली बार वो व्यक्ति सिर्फ जीता है, उसने अपनी सत्ता थोड़ी स्थापित की है भारत में। हां, जीत गया था सिंध वाले एरिया पर, भारतीय राजाओं ने पीट के वापस फुटबॉल बना के भेज दिया था उसको, पर हमने कहा बदलाव तो हुआ ना। इससे पहले सिर्फ हार रहे थे, पहली बार जीते तो हैं। समय में भी बदलाव होने में समय लगता है। ऐसा थोड़ी हुआ था कि हम रात को जब सोए थे तब हमने डायपर पहन रखा था, सुबह उठ के हमने कहा कि मम्मी बीएड कॉलेज जाना है। हैं? रात को हम सोए थे तब हम बिल्कुल नहीं बोल रहे थे, सुबह उठे तब हम फर्राटेदार अंग्रेजी बोल रहे थे। ऐसा नहीं हुआ। हर समय में बदलाव होने में क्या लगता है? टाइम लगता है। इससे पहले जितने भी मुस्लिम अटैक हुए वो नहीं जीत पाए। पहली बार भारत के अंदर कोई मुस्लिम जीता था तो कौन से साल में? 712 में। लेकिन मुस्लिम सत्ता को स्थापित करने में टाइम कब तक का लगा? तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी जीतता है और भारत के अंदर गुलाम वंश की स्थापना होती है। बदलाव यहां से शुरू हुए और यहां तक आते आते मुस्लिम सत्ता ने भारत के अंदर कंप्लीट तौर से अपने पैर जमा लिए। यहां से जितना शुरू हुए और यहां तक आते आते उन्होंने भारत पर कंप्लीट अपना क्या कर लिया? अधिकार कर लिया।
तो यहां से लेकर ये जो सारी घटनाएं हैं हम किस में पढ़ते हैं? प्राचीन इतिहास में। मैं आगे कंसीडर करूं इस बात को तो मैं कहूं कि 712 से लेकर 1192 वाली डेट से हम आगे चले तो सारी घटनाएं हम किस में पढ़ेंगे? मध्यकालीन। लेकिन 1707 तक हम मिडाइवल को कंसीडर करते हैं। 1707 में क्या हुआ? औरंगजेब की मृत्यु। किसकी मृत्यु? औरंगजेब की मृत्यु। पर सर औरंगजेब के मरने से क्या फर्क पड़ा? तो मैं कहूंगा कि औरंगजेब के मरने के बाद मुगलों की ढांडियां उठनी तो चालू हो गई। उसके बाद जितने भी मुगल बादशाह बने वो सारे गया बीते थे। तुम ये देख लो इंडिया की हालत औरंगजेब के बाद तो ऐसी हो गई थी कि एक दिन मुगल बादशाह की प्रेमिका मुगल बादशाह को यह कहती है कि बादशाह कपड़े पहन के तो रोज ही जाते हैं, आज जिंदाबाद चले जाओ। और मुगल बादशाह अपने दरबार के अंदर नंगा चला जाता है। स्थितियां यह थी कि जब वो दरबार में प्रवेश करता है तो सामने बैठी जनता जब हंसती है वो भागकर वापस अपने हरम में जाता है। तो इस बार उसकी प्रेमिका कहती है कि कोई बात नहीं, लो मेरे गागरे और कपड़े पहन जाओ। उस बार अपनी प्रेमिका के कपड़े पहन के आता है। स्थितियां यह हो गई थी कि तीसरी बार जब वो दरबार में आया तो जनता फिर हंसी, तो उसने भरे दरबार के अंदर खुद के कपड़े उतारे और सामने बैठी जनता को कहा सब अपने कपड़े उतारेंगे, जो मेरे आदेशों की अवहेलना करेगा उसकी गर्दन कटवा दी जाएगी। औरंगजेब के बाद मुगलों की शक्तियां बहुत कमजोर हो गई थी। मुगलों के पतन का काल शुरू हो गया था, जो 1757 में आते आते कंप्लीट तरीके से क्या हो गए? समाप्त हो गए। 1757 में एक युद्ध हुआ, प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध में अंग्रेज जीतते हैं और वो भारत के अंदर इस बात का शंखनाद करते हैं कि आने वाला समय हमारा होगा और हम भारत पे क्या करने वाले हैं? शासन करने वाले। आई बात समझ में? 712 में मुस्लिम सत्ता भारत के अंदर आना स्टार्ट हुई। 1192 तक आते आते उन्होंने कंप्लीट खुद को क्या कर लिया? स्थापित कर लिया। 1707 में मुगलों की संख्या कमजोर होने लगी। 1757 के आते आते अंग्रेजों ने खुद को कंप्लीट तरीके से भारत में क्या कर लिया? स्टेबल कर लिया। मैं यहीं से आगे कहूं कि 1707 या 1757 से लेकर टिल नाउ जो घटनाएं हैं वो सब हम किस में कंसिडर करते हैं? आधुनिक इतिहास में। क्लियर सी बात? टाइम याद रहे ना रहे, मैं यह चाहता हूं कि हम हिस्ट्री में जब भी कोई घटना पढ़े तब हमारे खोपड़े में यह आए कि हम ये घटना एंशिएंट की पढ़ रहे हैं, हम ये घटना मिडाइवल की पढ़ रहे हैं, या ये घटना हम मॉडर्न की पढ़ रहे हैं। और मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपके दिमाग में ये बात तो कंप्लीट तौर पर क्लियर है कि कौन सी घटनाएं एंशिएंट में आएगी, कौन सी घटनाएं मिडाइवल में आएगी और कौन सी घटनाएं मॉडर्न में आएगी। सीधी सीधी सी बात एक बार फिर रिपीट करता हूं कि जब भारत में भारतीय मूल के व्यक्ति शासन कर रहे थे तब जो भी घटनाएं हैं सारी किसमें? बाकी सब भी बोल जाओ रे। और भारत में जब मुस्लिम सत्ता आ गई तो सारी घटनाएं किसमें? और भारत में जब अंग्रेज आ गए तब सारी घटनाएं किसमें? क्लियर सी बात? कोई दिक्कत नहीं। सीधा सीधा सा एक एवोल्यूशन थ्योरी समझ जाएं आप, आपकी सारी घटनाएं दिमाग में क्लियर हो जाए कि इंसान जंगलों में रहा करता था, समय बीता, वनस्पति कम हुई, इंसान को जमीन की तरफ बढ़ना पड़ा। पहले हमारे पूर्वज प्रारंभ में पेड़ों पर रहा करते थे तो बहुत सारी चीजों में आसानी थी। जब पेड़ों पर रहा करते थे तो एक तो किसी जंगली जानवर का खतरा नहीं हुआ करता था कि कोई जानवर आके अटैक नहीं कर सकता। एक कोई प्राकृतिक आपदा की सी टेंशन नहीं थी कि बाढ़ आ जाएगी तो बह जाएंगे, सुरक्षित थे। लेकिन जब वनस्पतियां कम हुई तो इंसान अपने सर्वाइवल के लिए पेड़ों से जमीन की तरफ आता है। जब वो जमीन की तरफ आया तो इंसान को दिक्कतें हुई। जंगली जानवरों से समस्या, प्राकृतिक आपदाओं से समस्याएं, आपसी इंसानों से समस्याएं, क्योंकि हम आज नहीं लड़ते हैं वो तो हमारे लड़ने की प्रवृत्ति हमारी उत्पत्ति के साथ है। डोल हमारे ऐसे ही थे। इंसान ने धीरे धीरे उन परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढालना शुरू किया। इंसान पहले भी लड़ता था,
पहले लातों से, मुक्कों से, गुस्सों से लड़ते थे। सुबह 7 बजे लड़ना चालू हुए, 3-4 बजे तक लड़े। फिर एक ने कहा हमारी मम्मी फोन आयो, मैं घर जाऊं, कल लड़ा। दूसरे का मन भूख लगी, रोटी खाना आऊं, 4 बजे पाचा लड़ा। क्यों? क्योंकि लातों, गुस्सों, मुक्कों से आदमी मरता थोड़ी है। ज्यादा से ज्यादा बाढ़ खा ले और क्या कर सकता है, आदमी मर थोड़ी सकता है। तो युद्धों का कोई रिजल्ट ही नहीं था। एक दिन लड़ रहे थे, कोई तगड़े से 6 पैग वाले आदमी ने कोई मेरे जैसे कुपोषण वाले आदमी को थप्पड़ मारी, तारे दिख गए अगले को। लेकिन जब वो नीचे गिरा तो उसके हाथ में कुछ ऐसे सॉलिड सी चीज लगी और उसने स्वतः सेल्फ डिफेंस में उस चीज को उठा के अगले के सर पे दिया। उसका नारियल घुल गया साहब, और 2-1 मिनट में खत्म। उसको समझ में आया यार चीज काम की है, जो भी है, और उसने साथ में रखना चालू किया। उसको हम कहते हैं इंसान ने पत्थर की खोज की। उस समय को हम पाषाण काल कहते हैं। अब वो इंसान जहां कहीं भी जाता 5 किलो का माथे पर रख के साथ में ही रखता कि कोई छेड़ेगा उसका सर खोल दूंगा। जंगली जानवरों से सुरक्षा चाहिए थी, पत्थर सुरक्षा में बहुत काम कर रहा था। लेकिन एक समस्या कि पत्थर भारी है, कैरी करने में दिक्कत होती है। इंसान धीरे धीरे फिजिक्स सीखता है और वो ये सीखता है कि यार एक 5 किलो का गोल सा भाटा लेके फिर रहा हूं, इससे बेटर मेरे पास 200 ग्राम का पत्थर हो जो आगे से तीखा हो तो ज्यादा बेटर नहीं रहे। भाई मेरे पास इस पेन की साइज का एक पत्थर हो जो आगे से तीखा हो, मैं उसको ऐसे हैंडल करूं तो वो उस 5 किलो वाले भाटे से बेटर डैमेज देगा और उसे कैरी करना भी आसान रहेगा। भाई कमर में बांध लूंगा। हम उस पत्थर को पेबुल कहते हैं। इंसान और आगे बढ़ा। इंसान ने कहा क्यों न इस पेबुल के एक डंडी बांध दी जाए तो पेबुल और प्रभावशाली रहेगा। फिजिक्स सीख रहा है इंसान, और उस पेबुल के डंडी बांधनी शुरू की। अब वो जो पेबुल को डंडी से बांध के किसी को मार रहा था तो और बेटर इंसान प्रहार कर पा रहा था और बेटर फोर्स जनरेट कर पा रहा था। एक दिन कोई जानवर उसकी तरफ अटैक करने के लिए आ रहा था। इंसान ने उस जानवर के सामने पत्थर फेंका। वो पत्थर उस जानवर से लगने के बाद किसी दूसरे पत्थर से जाकर टकराया और आग लग गई। इंसान को उस आग से 2 बातें समझ में आई कि पहली तो जब तक आग जली तब तक कोई दूसरा जानवर उसके आसपास नहीं भटका। उसे समझ में आया कि यह आग मेरे सेफ्टी का काम करेगी। और दूसरा, उसने आग में जले हुए वनस्पति को टेस्ट किया। उसे लगा यार टेस्ट ही है। उसमें आग में जले हुए जानवर की टांगड़ी तोड़ के खाई। उसे लगा यार आज तक तो कच्चा खा रहे थे, जला हुआ और टेस्टी लगता है। इंसान आग का आविष्कार करता है। समय आगे बढ़ा। 1000 BC के आसपास हमारे पास लोहा आया जो पत्थर के मुकाबले हल्का और यूज करने में इजी था। हमारी लाइफस्टाइल आगे बढ़ी, हम थोड़े सभ्य तरीके से रहने लगे, हम में सभ्यताओं का विकास हुआ और हम हड़प्पा सभ्यता पढ़ते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सभ्यता है जो हमारे भारत में थी। और हम आगे बढ़े। जब हमारी शक्तियां बढ़ी, जब हम सभ्य तरीके से रहने लगे तो हमें ऐसा एहसास हुआ कि क्यों ना हम राज करें। इंसान के पास जब पैसा आता है तो इंसान अपनी दादागिरी दिखाता है साहब। आप में से, आप समाज के जिस भी वर्ग से बिलोंग करते हो, आपने ये देखा है कि अपने गांव में, अपने मोहल्ले में जो व्यक्ति सबसे ज्यादा पैसे वाला होता है वो उससे अपेक्षाकृत छोटे लोगों पर हमेशा अपनी पावर्स थोपता है। सही कह रहा हूं ना मैं? कोई आदमी पैसे वाला है और गांव में उसके पड़ोस में कोई नॉर्मल आदमी बैठा होता है तो वो आवाज लगाता है फलानिया कहीं करे रे, मार ट्रैक्टर धोनो है, लाइट आयोडी घर आओ। उससे ट्रैक्टर धुलवाता है, पैसे नहीं देता।
हमें जब अपनी पावर्स का एहसास हुआ तो हमने कहा क्यों न अपनी ताकत को स्थापित किया जाए, और भारत के अंदर 16 महाजनपदों का उदय नजर आता है। उनकी और ताकतें बढ़ी। एक जनपद था मगध, उसने बाकी 15 की फुटबॉल बनाई, पूरे भारत पर एकाधिकार कर लिया। और भारत में एक वंश नजर आता है हमें, मौर्य वंश। कालांतर में मौर्यों की शक्तियां फिर कमजोर हुई और भारत फिर अलग अलग टुकड़ों में बंट गया। तो हम उसे किसी एक वंश का नाम नहीं दे सकते, तो हमने कहा पोस्ट मौर्यन पीरियड, यानी मौर्यों के बाद का समय है। एक बार फिर मगध से एक ताकत का उदय होता है। हम जिस ताकत को कहते हैं गुप्त डायनेस्टी, गुप्ताज पीरियड, गुप्त काल। एक राजवंश फिर पूरे भारत पर एक सूत्र में शासन करता है। एक बार फिर उनकी शक्तियां कमजोर हुई, एक बार फिर भारत अलग अलग टुकड़ों में बंटा। तो हमने कहा फिर किसी एक राजवंश का तो नाम नहीं ले सकते, तो हमने कहा उत्तर गुप्त कालीन, यानी गुप्तोत्तर काल, यानी गुप्तों के बाद का समय। एक बार फिर हर्षवर्धन ने कन्नौज को अपना मुख्य केंद्र बनाकर भारत को फिर एक सूत्र में पिरोया। हम कहते हैं हर्षवर्धन का टाइम। जब हर्षवर्धन की मृत्यु हुई तो 3 बड़ी शक्तियां कन्नौज पर अधिकार करने के लिए आपस में लड़ी। हम उस समय को कहते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष। उसी समय में हमें एक शासक जाति का उदय नजर आता है, हम कहते हैं राजपूतों के उदय का समय। इसके बाद भारत के अंदर मुस्लिम आक्रांताओं का प्रभाव नजर आता है और अपनी मिडाइवल हिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है। कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में गुलाम वंश की स्थापना करता है। जब गुलाम वंश की शक्तियां कमजोर हुई तो खिलजी हावी हुए और खिलजी शासक बन गए। जब खिलजियों की ताकतें कमजोर पड़ी तो तुगलक भारी पड़े, तुगलक शासक बने। जब तुगलकों की ताकतें कमजोर हुई तो सैयद भारी पड़े, सैयद राजा बने। जब सैयदों की शक्तियों में कमी आई, लोधी भारी पड़े। जब लोधियों का डाउनफॉल आया तो मुगल आ गए। जब मुगलों का डाउनफॉल आया तो मराठे हैवी पड़े। और पूरा भारत मराठाओं से जब परेशान हुआ तो हमने अंग्रेजों को वैसे एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद गांधी, नेहरू, तिलक, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस जैसे महान नेताओं के उस योगदान के कारण हम आज जिन कंडीशंस में बैठे हैं, इस कंडीशंस में पहुंचे हैं। ये जो घटनाएं थी, इंसान के सबसे पहली बार पत्थर का प्रयोग करने से लेकर भारत के आजाद होने तक की घटनाएं हम अगले कुछ समय में पढ़ेंगे। जब हम एंशिएंट पढ़ेंगे, जब हम मिडाइवल पढ़ेंगे, जब हम मॉडर्न पढ़ेंगे। मैं बात करूं एंशिएंट में हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो पहले उन टॉपिक्स की बात करते हैं प्राचीन इतिहास की। किसकी? हम पढ़ने का तरीका बदलेंगे। मैं ये कहता हूं तुम्हें कि आज यहां पर जितने बच्चे बैठे हैं, हो सकता है आज से पहले तुम में से काफी बच्चों को ऐसे लगता था कि हिस्ट्री बड़ी बेवफा, सुबह पढ़ी शाम को सफा, कि हिस्ट्री बड़ा बोरिंग सब्जेक्ट है, याद नहीं होता। मैं कहता हूं कि हम पढ़ने का तरीका बदलेंगे। और मैं आप सब लोगों से एक वादा करता हूं कि अभी आप लोग जिस टेबल पे बैठे हो, आपके मन की जो मनोस्थिति है, आपके अंदर आपका फेवरेट सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, लेकिन जिस दिन मैं सिलेबस करके यहां से बाहर निकलूंगा, उस दिन इन टेबलों पे बैठे हुए हर एक बच्चे का फेवरेट सब्जेक्ट हिस्ट्री होगा। कई बार हम लोग कई काम गलत तरीके से करते हैं। उसमें हमारी गलती नहीं होती है। लोग मीम्स बना देते हैं कि आलिया भट्ट को भारत के राष्ट्रपति का नाम पूछा आया नहीं। मैं कहूं पूछने वाला बेवकूफ है। आलिया भट्ट की कोई गलती नहीं है। आपको अगले व्यक्ति का फील्ड तो पता होना चाहिए।
आप जाके मुकेश अंबानी के बेटे को पूछो कि भारत का उद्योग मंत्री कौन है, उसे क्या लेना देना है भाई। वो एक फोन करता है जिसमें उद्योग मंत्री तो छोड़ो, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी दंडवत प्रणाम करते हुए आते हैं। उसे उन चीजों की जरूरत नहीं है, उसके लिए उनको जानना जरूरी नहीं है, उनके लिए उनको जानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस बात वही फर्क है कि हमारे पढ़ने का तरीका क्या होता है, गलत होता है। आज तक तुम सभ्यता पढ़ते आए हो कि हेडिंग डालो कालीबंगा, हेडिंग डालो बेराट, ऐसे ही पढ़ी है ना, कि हेडिंग डालो आहड़ और हेडिंग डालो गणेश्वर। सभ्यताएं मैं आपको ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा। हम पढ़ेंगे कि राजस्थान के अंदर पाषाण काल की कौन कौन सी घटनाएं रही, क्योंकि सबसे पहले तो हमने पत्थर ही काम में लेना शुरू किया। उसमें हम पढ़ेंगे बागोर, तिलवाड़ा, बूढ़ा पुष्कर, जायल, डीडवाना जैसी साइट्स। फिर हम पढ़ेंगे हड़प्पा काल। क्या पढ़ेंगे? हड़प्पा सभ्यता के स्थल पढ़ेंगे, जैसे कालीबंगा, जैसे आहड़। इसके बाद हम पढ़ेंगे वैदिक काल, कि वेदों में कहीं राजस्थान का नाम है क्या, उसके बारे में बात करेंगे। तो हम पढ़ेंगे तरखान वाला डेरा, अनूपगढ़, चक 64 जैसी जगह। फिर हम आगे बढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे महाजनपद काल, कि राजस्थान का महाजनपद काल के अंदर कुछ योगदान रहा क्या। तो हम पढ़ेंगे मत्स्य जनपद, सीवी जनपद, अर्जुनायन जनपद, मालव जनपद, योद्धेय जनपद, शाल्व जनपद। खूब सारी सी बातें हम महाजनपद काल में पढ़ेंगे। फिर हम कहेंगे कि क्या मौर्यों के टाइम में राजस्थान में कुछ मिला हमें, तो मैं कहूंगा हां, बेराट मिला, अशोक के अभिलेख मिले, बौद्ध धर्म की जानकारियां मिली। फिर हम बात करेंगे क्या मौर्यों के बाद का मिला, हां मिला, हमें मिनांडर के सिक्के मिले बेराट से। पढ़ा है ना ये शब्द जो मैं कभी ना कभी बोल रहा हूं, कहीं ना कहीं तो माइंड में फंसी चीजें याद आ रही होगी। पुराने गड्ढे मुर्दों से धूल उड़ रही है कि नहीं उड़ रही है ना। आगे हम विधिवत रूप से पढ़ेंगे घटनाएं, अगर याद आ रही है तो और बेटर समझ पाओगे उन बात को। मिनांडर के सिक्के मिले, सुंगों के अवशेष मिले, यक्षकालीन मूर्ति मिली जिसको जाक बाबा कहते हैं, नौ भरतपुर से। वो सारी घटनाएं किसमें आएगी, मौर्यों के बाद के समय में। उसके बाद का समय गुप्त काल, हम एक बड़ा सेंटर पढ़ेंगे गुप्त काल का, बयाना। समुद्रगुप्त ने बयाना में राजस्थान का सबसे पहला विजय स्तंभ बनवाया था, उसके बारे में बात करेंगे। हम वहां पर उषा मंदिर की बात करेंगे। लक्ष्मण सेन नाम का एक राजा हुआ था जिसने उषा मंदिर का निर्माण करवाया था। हम पढ़ेंगे कि बयाना नील की खेती के लिए बड़ी फेमस जगह रही। इसके बाद हम पढ़ेंगे गुप्तों के बाद का समय, गुप्तोत्तर काल। तब हम पढ़ेंगे भीनमाल, चावड़ा वंश के बारे में। ये सारी बातें किस में आएगी, एंशिएंट में। मैं कहता हूं कि तुम में से जितने भी बच्चों ने आज से पहले एंशिएंट पढ़ी है, उसमें से 90% बच्चे यह कहेंगे कि सर सभ्यताएं तो बस रट ली थी, क्योंकि उसमें समझने जैसा कुछ भी नहीं था। मैं कहता हूं कि समझा ही नहीं आपने। आप पढ़ना ही सीधा कालीबंगा से शुरू करते हो, तो जब बाटे ही समझ में नहीं आएंगे तो हड़प्पा कहां से समझ में आएगी भाई। गिनती से पहले आज तक कभी पावड़े सीखे गए हैं क्या? जब पापा नहीं पढ़े जाएंगे तो बेटा कैसे समझ में आएगा। एक तरीका होता है, एक पैटर्न होता है पढ़ने का। तो अपन एंशिएंट के अंदर इतनी सारी सी बातें पढ़ेंगे। हम पाषाण काल पढ़ेंगे, हम हड़प्पा काल पढ़ेंगे, हम वैदिक काल पढ़ेंगे, हम महाजनपद काल पढ़ेंगे, हम मौर्यंस पढ़ेंगे, हम पोस्ट मौर्यंस एरा पढ़ेंगे, हम गुप्त पीरियड पढ़ेंगे, हम पोस्ट गुप्तन एरा पढ़ेंगे, और फिर अपना जो इतिहास स्टार्ट होगा उसको हम कहते हैं मध्यकालीन इतिहास। क्या कहते हैं? मध्यकालीन इतिहास। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों के पास
अपना सिलेबस होगा, आप लोगों ने अपना सिलेबस देखा होगा एटलीस्ट कि हमारे सिलेबस में क्या है। तो हमारे सिलेबस में यह लिखा हुआ है कि राजस्थान के प्रमुख राजवंश, यही लिखा हुआ है। हमारे सिलेबस में यह नहीं लिखा हुआ है कि राजस्थान की 19 रियासतों का इतिहास हमें पढ़ना है। हमारे सिलेबस में यह लिखा हुआ है कि मध्यकालीन इतिहास के दौरान की जितनी भी इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं वो हमें पढ़नी है। जब मैं इंपॉर्टेंट घटनाओं की बात करूं तो हमें राजस्थान के कुछ बड़े बड़े राजवंश नजर आते हैं। जैसे मैं एक राजवंश की बात करूं, चौहान। कौन सा राजवंश? अब चौहानों की खूब सारी सी ब्रांचेस है। हम सांबर के चौहान पढ़ेंगे, हम अजमेर के चौहान पढ़ेंगे, हम रणथंबोर के पढ़ेंगे, हम जालोर के पढ़ेंगे, खूब सारी सी अलग अलग ब्रांचों की हिस्ट्री पढ़ेंगे। मैं बात करूं एक राजवंश, कौन सा वंश? गोहिल वंश। मैं बात करूं राठौड़, तो राठौड़ों की दो बड़ी रियासतें पढ़ेंगे हम, एक मारवाड़ और एक बीकानेर, दो बड़ी रियासतें हैं राठौड़ों की। फिर मैं बात करूं कछवा, आमेर वाले, जयपुर वाले, तो कौन सा वंश हो गया? कछवा वंश। और एक राजवंश जो पिछले आप 4-5 साल के एग्जाम उठाकर देखोगे तो उसमें आपको एक न एक सवाल तो पक्का मिल ही जाता है। उस राजवंश का नाम है गुर्जर प्रतिहार। क्या नाम है? सही कह रहा हूं मैं? पिछले स्पेशली मैं ये कहूं कि 2016-17 के आसपास से आज तक के पेपर उठा के देखिए, आपको पेपर के अंदर एक न एक सवाल गुर्जर प्रतिहारों का पक्का मिलेगा। क्लियर सी बात? हम कुछ इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर मैं बात करूं मॉडर्न हिस्ट्री की, या मैं बात करूं आधुनिक इतिहास। किसकी? आधुनिक इतिहास। क्या पढ़ते हैं हम मॉडर्न में? चलो मॉडर्न में मैं आपको सिर्फ 5 टॉपिक पढ़ाऊंगा। 1857 की क्रांति, रिवॉल्ट ऑफ 1857। मैं आपको पढ़ाऊंगा पीजेंट मोमेंट्स, जिनको हम कहते हैं किसान आंदोलन। क्या कहते हैं? मैं आपको पढ़ाऊंगा ट्राइबल मोमेंट्स, जिनको आप कहते हो जनजातीय आंदोलन। क्या कहते हो? मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रजामंडल मोमेंट्स, जिनको आप कहते हो प्रजामंडल आंदोलन। मैं आपको पढ़ाऊंगा इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान, जिसको आप क्या कहते हो? एकीकरण। और अपने राजस्थान का इतिहास यहां पर क्या हो जाएगा? समाप्त। अब तुम में से कुछ बच्चों के खोपड़े में स्वाभाविक तौर से सवाल पैदा हो रहे हैं, सर सिक्के, सर अभिलेख, सर प्रमुख व्यक्तित्व, सर प्रमुख महिलाएं, सर प्रमुख राजनीतिक संगठन। तो मैं बता दे रहा हूं, मैं जब जो राजा पढ़ाऊंगा उसका सिक्का वहीं पढ़ाऊंगा। मेरा ऐसा मानना है कि मैं चौहानों का अजयराज आपको अगर शुरू की 3 क्लासों में पढ़ा रहा हूं, 60 क्लास के बाद आपको याद दिला रहा हूं कि यह सिक्का उस अजयराज का है, तो आपको समझ में नहीं आएगा। मेरा यह मानना है कि जो राजा पढ़ा जाता है उसके संबंधित जितनी भी घटनाएं हैं, चाहे उसके सिक्के हैं, चाहे उसके अभिलेख हैं, चाहे उसके शिलालेख हैं, वो वहीं पढ़े जाने चाहिए जहां वो राजा पढ़ा जाता है। सही कह रहा हूं? कोई दिक्कत नहीं। प्रमुख व्यक्तित्व, तो मैं ऐसा मानता हूं कि विजय सिंह पथिक अगर बिजोलिया किसान आंदोलन में पढ़ा जा रहा है तो विजय सिंह पथिक को 20 क्लास बाद में अलग से पढ़ने से क्या मतलब? जब उसकी सारी घटनाएं वहीं पढ़ी जा रही है तो उसका जन्म मरण जन्म स्थान वहीं लिख लो। जब जमनालाल बजाज जयपुर प्रजामंडल में पढ़ाई जा रहा है तो फिर 10 क्लास बाद अलग से गला फाड़ने की कहां जरूरत है? उसको वहीं लिखो ना। जब गोविंदगिरी जनजातीय आंदोलन में पढ़ा जा रहा है तो उसका जन्म मृत्यु उसके संगठन अलग से जाके क्यों लिख रहे हैं? वहीं लिखो। जो व्यक्ति जब पढ़ा जा रहा है उसके बारे में कंप्लीट जानकारियां वहीं पढ़ी जानी चाहिए, जो हमें बेटर तरीके से क्या आए, समझ में आए। 10 दिन बाद मैं तुम्हें याद दिलाऊं कि वो फला आदमी हमने वहां पढ़ा था ना, ये उसका संगठन है। नहीं रिलेट कर पाते हो इतना बेहतर तरीके से।
आ गई बात समझ में? तो आपका प्रमुख व्यक्तित्व, आपके प्रमुख महिलाएं, आपके प्रमुख समाचार पत्र, आपके प्रमुख राजनीतिक संगठन, इन पांचों टॉपिकों के बीच में साथ साथ में क्या हो जाएंगे? कंप्लीट हो जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं। ये समझ में आया कि हम कैसे पढ़ेंगे? मैंने अभी तक आपको कुछ भी नहीं पढ़ाया है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बताया है जो आपको आपकी कॉपी में लिखना चाहिए। मैंने यह बताया है कि हम अगले टाइम में मेरा सब्जेक्ट किस तरीके से पढ़ने वाले हैं। ठीक है? आपसे दो चीजें चाहूंगा मैं, तीन, दो नहीं तीन। पहली बात, क्या आप में से हर स्टूडेंट के पास आपका जो टारगेट एग्जाम है उसका सिलेबस होना चाहिए। आप भले व्यक्ति हो अगर आपके पास उसकी प्रिंट कॉपी हो, वरना आपके पास एटलीस्ट उसकी सॉफ्ट कॉपी आपके फोन में तो होनी चाहिए। मैं यहां पर कोई टॉपिक आपको बहुत खूबसूरत तरीके से, बहुत अच्छी कहानी के साथ पढ़ा दूं और 3 महीने बाद आपको पता चले कि यह तो हमारे सिलेबस में ही नहीं था, फिर क्यों पढ़ा हमने? आपके पास सबसे पहले आपका क्या होना चाहिए? सिलेबस। दूसरी बात, आज से पहले जितने भी कंपटीशन एग्जाम में राजस्थान हिस्ट्री पूछी गई है वो प्रीवियस ईयर का पेपर या क्वेश्चन आपके पास होना चाहिए, चाहे वो आरएस हो, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे वो सेकंड ग्रेड हो, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे वो कॉलेज लेक्चरर हो। भाई आगे एग्जामिनर क्या पूछेगा इतने तो हम बेरूबोमिया नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आज तक पिछले किसी भी एग्जाम में पूछी हुई चीज अपने पढ़े हुए में से क्लियर हो जाए तो कम से कम आत्मा को यह तसल्ली तो दे सकते हैं कि यार जने तो आग लोई है जी। आगे वाला तो नहीं जान सकते, पीछे वाले पे तो चल सकते हैं। तो कोई भी टॉपिक हम पढ़े, क्लास में पूरा होने के बाद आप उसके रिलेटेड किसी भी कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया कोई भी पीवाईक्यू घर पे जाकर क्या करोगे? सोल्व करोगे। इसलिए आपके पास पुराने कंपटीशन एग्जाम के पेपर्स होने चाहिए। हां, स्मार्ट जमाना है, इतना टाइम नहीं होता कि हम उनको ढूंढे। तो आप मार्केट में किसी भी किताब की दुकान पर जाओगे या कुछ बच्चों के पास होगी भी, आपको पब्लिकेशन की खूब सारी सी अलग अलग पब्लिकेशन की किताबें मिल जाती है जिसमें प्रीवियस ईयर के टॉपिक वाइज क्वेश्चन होते हैं ना। कुछ पब्लिकेशन में गलतियां ज्यादा है, कुछ में कम है। वो मैं आपको, जब भी आपको ऐसा डाउट हो आप मुझे पूछ लेना कि सर आपने ये आंसर बताया यार, उस किताब में ऐसा आंसर है, वो अपन चीजें ठीक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मैं बताऊंगा कि ये आंसर यहां पर गलत है, ऐसे माना गया है। तीसरी चीज मैं आपसे चाहता हूं कि मैं आपको कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं आपको नहीं बताऊंगा कैसे पढ़ना है, क्या करना है। मैं ये मान के चलता हूं कि ज्ञान अथाह भरा है। बाद हम काकड़ी फाटे जी फाटो थे सब, तान मोटिवेशन की, ज्ञान की जरूरत किसी को नहीं है। मैं तुमसे एक ही चीज की अपेक्षा रखता हूं कि एटलीस्ट मैं तुम्हें यहां क्लास में जितना पढ़ाऊं उतना तुम घर जाके पढ़ो। और मेरा इतना साल का टीचिंग एक्सपीरियंस मुझे यह कहता है कि मैं 2 घंटे के लेक्चर में यहां पर बैठ के जितना पढ़ाता हूं वो आपको घर जाके पढ़ने में हाईएस्ट 20 मिनट लगते हैं। अगर आप यहां से घर जाने के बाद 24 घंटे के समय में से 3 क्लासों के 60 मिनट भी नहीं निकाल सकते तो मैं ये कहता हूं आप जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते। बाकी 23 घंटे पड़े, तूने खाना खाया, मैंने खाना खाया, तू सुना, मैं सुना, करने के लिए खूब टाइम है। मैं ये नहीं कहता कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, जिंदगी में सब कुछ करना होता है, वरना अपने टाबरों को किससे कहां से सुनाओगे। एटलीस्ट हम भी तो मिनक हैं, ह्यूमन बिहेवियर है यार। हम कोई रोबोट के थोड़ी जैसे जी सकते हैं कि हमारे मन में कोई फीलिंग्स नहीं आए, हमारा कुछ खाने की इच्छा नहीं हो, हमारी कुछ घूमने की इच्छा नहीं हो। इंसान है हम, ह्यूमन बिहेवियर है। सारी चीजें की जानी चाहिए और अभी की जानी चाहिए जो अभी की जा सकती है। आई ना बात समझ में?
आज जो कर सकते हो वो कई काम आज से 20 साल बाद करो तो लोग बाल नहीं पाड़ लेंगे, वो आज ही ठीक लगेंगे, है ना। अपनी लाइफ होती है, अपना तरीका होता है, अच्छे तरीके से जिए। मैं ये नहीं कहता कि आप एनी टाइम पढ़ाई कीजिए। अगर आप महीने के 30 दिन डेली के 7 घंटे का रोटेशन बना के पढ़ रहे हैं तो स्वाभाविक तौर पर आपकी मानसिक स्थितियों को चेक कराने की जरूरत है। ह्यूमन बिहेवियर है, हफ्ते में एक आध दिन पढ़ाई छूट रही है, कुछ मन आ गया, दोस्त आ गया, यार बाहर घूमने जा रहे हैं, कल पढ़ लेंगे, तो सोचना हाँ नॉर्मल चल रहे हैं, अभी तक इच्छाएं जिंदा है ना। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी में इतना पढ़ लें कि जब नौकरी की सैलरी आए तो खर्च करने का ही मन नहीं हो, कि अंदर की इच्छाएं खत्म हो गई। नहीं, अपने अंदर के उस व्यक्ति को हमेशा जिंदा रखना है। बस मैं आपसे यह चाहता हूं कि अपन क्लास में जितना पढ़ें, एटलीस्ट हर सब्जेक्ट में आप इस चीज को फॉलो कर सकते हो, उतना घर जाके आप पढ़िए। बाकी याद कराने की जिम्मेदारी मेरी, वो आप मुझ पे छोड़ दीजिए। मैं आपको एक बार क्लास में समझाऊंगा, एक बार क्लास में लिखवाऊंगा। कितनी बार? 2 बार। तीसरी बार आप घर जाके पढ़ोगे। चौथी बार मैं अगले दिन की क्लास शुरू करने से पहले सुनाऊंगा कि कल क्या पढ़ा था। 5वीं बार मैं जिस दिन भी टॉपिक खत्म करूंगा उस दिन इसी कुर्सी पे बैठ के पूरा टॉपिक सुनाऊंगा कि पिछले 10 दिनों में हमने क्या पढ़ा। 6ठी बार जिस दिन टेस्ट होगा उस दिन एक दिन तो पढ़ोगे तुम। 7वीं बार मैं उस टॉपिक के एमसीक्यू कराऊंगा, तब पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाएगा। 8वीं बार पेपर से एक दिन पहले तो पढ़ के जाओगे, इतनी उम्मीद तो कर ही सकता हूं। और 8 बार पढ़ने के बाद भी याद नहीं होता तो सुबह 5 बजे पावटा सब्जी मंडी चल जाना और एक कांदा और टमाटर का थैला ले लेना, फिर तो कोई मतलब नहीं है। इतने बेवकूफ तो नहीं मानो कि मैं 8 बार पढ़ने के बाद भी याद नहीं होगा। और उन 8 बार में से शायद 5 बार तो सिर्फ मेरा योगदान है। अब कोई बिल्कुल ही डेटा ही हो जाए, तेवड़ी लेग लगा के बता नौकरी मास्टर मैं नहीं पढ़ूंगा, तो बात अलग है ना। लगा के बता तू करा ले याद, तो बात अलग हो जाए, है ना। तुमसे इतना चाहूंगा कि जितना हम यहां पढ़े उतना एटलीस्ट तुम घर जाके वापस उसको क्या करो, पढ़ लो। इतनी उम्मीद कर सकता हूं ना मैं, पक्का। फिर अपना अगला संबंध अच्छा चलने वाला है। अब सुनो, देखो राजस्थान की जो एंशिएंट हिस्ट्री है वो बहुत छोटी है। इतनी छोटी है कि मुझे आपको पढ़ाने में 2.5 से 3 घंटे लगेंगे बस। सिर्फ जो भी अपन ने सभ्यताएं लिखी, ये सारा मैटर हमें पढ़ने में 2.5 से 3 घंटे लगेंगे ओनली। और ये घटनाएं हमारे मध्यकालीन इतिहास को किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं करती। तो एंशिएंट को जैसा आप लोगों को ठीक लगेगा तो हम मिडाइवल और मॉडर्न के बीच में या फिर सबसे लास्ट में पढ़कर क्या कर देंगे, फिनिश। हम एंशिएंट से शुरुआत बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आगे आपकी इच्छा, आप क्या चाहते हो, मॉडर्न से शुरू किया जाए या मिडाइवल से शुरू किया जाए? मेरा पर्सनली एक सलाह है कि मिडाइवल समझ लेंगे तो मॉडर्न समझना ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि मॉडर्न समझने के लिए सबसे पहले यह समझना जरूरी होता है कि अंग्रेज आए क्यों, क्या मजबूरियां रही अंग्रेजों को आने की, या हमारी क्या मजबूरियां रही कि हमने अंग्रेजों को स्वीकार किया। उसके लिए हमें 1700 ईस्वी से लेकर 1818 तक के टाइम के मराठों के वो अत्याचार पढ़ने ही पड़ेंगे कि मराठों ने हमें किस तरीके से परेशान किया। है ना बात समझ में? भाई हमने एंशिएंट इस वजह से लेफ्ट कर दिया कि राजस्थान का एंशिएंट मिडाइवल को किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं करता। हमें एंशिएंट और मिडाइवल के बीच में 600 सालों का एक सीधा सीधा गैप नजर आता है जिसके बारे में हमारे पास कोई जानकारियां अवेलेबल नहीं है, तो कनेक्शन नहीं है बीच में। लेकिन मिडाइवल और मॉडर्न बुरी तरीके से आपस में क्या है, कनेक्ट है। अच्छा, आपने आज से पहले किस किस बच्चे ने हिस्ट्री पढ़ रखी है?
हाथ खड़े करो, मैं सवाल नहीं पूछूंगा, आराम से बता सकते हो। अच्छा, तो मैं जो ये बात कह रहा हूं वो सही है क्या कि सभ्यताओं का पोर्शन बहुत छोटा है? मैं जो कह रहा हूं वो सही है? मिडाइवल अपने आप में बहुत बड़ी है और मॉडर्न भी अच्छा खासा सा पोर्शन लेके चलता है। तो कोई मुझे ये बताएगा कि वाई हमारे राजस्थान में सभ्यताओं का पोर्शन इतना छोटा क्यों है, मिडाइवल इतनी बड़ी क्यों है और मॉडर्न ले दे के ठीक ठाक सी क्यों है? एक एंशिएंट इंडिया का मैप चाहिए। बताओ। भाई जब मैं बात करूं, तुम में से इंडियन हिस्ट्री भी पढ़ी होगी कई लोगों ने, तो तुम ये समझ पाते हो कि इंडियन एंशिएंट, इंडियन मिडाइवल और इंडियन मॉडर्न बराबर बराबर सा पोर्शन लेके चलते हैं। इंडियन एंशिएंट छोटी नहीं है, अपने आप में बड़ा पोर्शन है इंडियन एंशिएंट। इंडियन मिडाइवल उतना की उतना पोर्शन है, इंडियन मॉडर्न भी उतना का उतना पोर्शन है। लेकिन जब हम यही पॉइंट राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं तो राजस्थान की मिडाइवल एक तरफ अथाह है, कंप्लीट ही नहीं होती। ले दे के हमें पग पकड़ के कहना पड़ता है अब डब जाओ। बीच वाला या कलर्ड वाला ठीक लग रहा है। इसमें अगर कोई लैंडस्केप में हो ना तो देख लो और बेटर रहेगा, वरना फिर पोर्ट्रेट तो चलेगा ही। भाई ले दे के इंडियन हिस्ट्री जहां हमें पढ़ने में 40 से 50 घंटे लगते हैं, वहीं हमें राजस्थान के एंशिएंट पढ़ने में 2 से 3 घंटे लगते हैं। ऐसा क्यों? कभी सोचा तुमने? किस पर? तो अटैक ज्यादा हुए तो फिर हिस्ट्री ज्यादा होनी चाहिए थी। ये भी बेटर है। सबसे बेटर जवाब था कि कोई आता ही नहीं था, धूड़ उड़ती थी, हमारे पास कुछ था ही नहीं। मैं कहूं कि कोई भी अटैक हो, कोई भी घटना मुख्य धारा से जुड़े, उसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है? पैसा। हम 1857 की क्रांति के कारण पढ़ेंगे, हम किसान आंदोलनों के कारण पढ़ेंगे, हम जनजातीय आंदोलन के कारण पढ़ेंगे। एटलीस्ट जाके सबका सबसे लास्ट जो कारण है वो क्या है? पैसा। हम कहते हैं कि रिवोल्ट ऑफ 1857 क्यों हुआ, तो हम कहते हैं राजनीतिक कारण, यानी अंग्रेजों ने राजाओं की शक्तियां कम कर दी, राजाओं की इनकम कम हो गई। प्रशासनिक कारण, सामंतों की शक्तियां कम कर दी, सामंतों के व्यापारिक मार्ग बदल दिए, पैसे। एक तत्कालिक कारण चर्बी वाला कारतूस है, बाकी तो सारे कारण पैसों से निकल रहे हैं। किसानों ने आंदोलन क्यों किया? तो उच्च भू राजस्व क्या है? पैसा। बेगार क्या है? पैसा, कि काम करवा रहे हैं पैसे नहीं दे रहे। अलग अलग प्रकार के टैक्स, क्या कारण है? पैसा। जनजातीय आंदोलन की बात करें तो हम कहते हैं नई आबकारी नीति लगा दी, उससे क्या दिक्कत हुई? तो शराब बनाना बंद कर दिया, पैसे नहीं आ रहे। नमक, अफीम, शराब पे टैक्स, पैसे नहीं आ रहे। बोलाई कर, ये जो भी बिलों का प्रमुख टैक्स लेता था, बोलाई कर लेता था, या फिर हम कहते हैं रखवाली कर लेता था, वो टैक्स बंद कर दी, पैसा। वन अधिकार समाप्त कर दी, पैसा। एटलीस्ट किसी भी चीज का सबसे पहला कारण होता है एम्पेरियलिस्टिक एम्बिशंस, फाइनेंशियल कोज सबसे बड़ा कारण होता है। अब समझिए मेरी बात कि प्राचीन भारत का जो मुख्य केंद्र था वो था अपना मगध। कौन सी जगह? मगध। मौर्यों की राजधानी कहां? मगध। सही कह रहा हूं मैं? मगध वाला जो क्षेत्र, यानी वर्तमान, आप जिसको वर्तमान का पटना कहते हो, पाटलिपुत्र, मौर्यों की राजधानी कहां थी? पाटलिपुत्र। मगध जनपद वाला एरिया, गुप्तों का सेंटर कहां? पाटलिपुत्र। हमारे इधर इनकम के नाम पर कुछ भी नहीं था, तो हमारा डायरेक्ट इंटरेक्शन इनके साथ कभी हुआ ही नहीं। अब ले दे के कोई मौर्य शासक अशोक इधर से उधर जा रहा था, उसने रास्ते में बैराट में 2 भाटे लगवा दिए। हम डायरेक्ट कांटेक्ट में थे ही नहीं एंशिएंट के अंदर, कोई हम पे शासन नहीं करना चाह रहा था। इसका कारण था हमारे पास डायरेक्ट इनकम सोर्स भी नहीं थे, दूध उड़ती थी, पीने को पानी नहीं था साहब, अकाल पड़ता था।
जिस अकाल के बारे में तो कहा जाता है कि पग पुगड़ दड़ कोटलोन उदरज बीकानेर, भूलो चुको जोधपुर न ठावो जैसलमेर। पश्चिमी राजस्थान तो हमारा पूरा अकाल से गिरा हुआ था। यहां कौन आना चाहता था? कोई नहीं आना चाहता था। पीने को पानी नहीं, खाने को दाना नहीं। लेकिन धीरे धीरे राजपूतों के उदय वाले टाइम में लेकर आ रहा हूं, या मैं कन्नौज वाले शासन की तरफ लेकर आ रहा हूं, कि जब हर्षवर्धन ने कन्नौज को अपना सेंटर बनाया तो अपेक्षाकृत राजस्थान के नजदीक आए हम। अपेक्षाकृत राजस्थान के नजदीक आ रहे हैं हम। पहले सेंटर पाटलिपुत्र हो रहा है, अब अपना जो सेंटर है वो कन्नौज आ रहा है। तो राजस्थान के तो पास आए हम, यूपी आ गए। अब भारत का मुख्य केंद्र कन्नौज हो गया और हमने हिंगड़े फंसाने चालू कर लिए साहब। पाटलिपुत्र हमसे दूर था तो हमारा उनसे डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं था, तो एंशिएंट में हमारा किसी भी प्रकार का योगदान नहीं नजर आता। लेकिन जैसे ही हर्षवर्धन ने कन्नौज को मुख्य सेंटर बनाया, और हम तो भाई साहब अपने खेत के पड़ोसी से लड़ लें, हम कैसे नहीं लड़ते। और जैसे ही कन्नौज सेंटर आया, हमें गुजर प्रतिहार, परमार, चौहान अपने आप से नजर आते हैं हमारे यहां पर। और जैसे ही कन्नौज राजधानी आई, हमारी हिस्ट्री खड़ी होनी स्टार्ट हो गई। और राजधानी सेंटर जब दिल्ली पहुंचा तो इंडियन मिडाइवल में से राजस्थान की बार निकाल दो तो इंडिया वालों के पास पढ़ाने के लिए अपना कुछ भी नहीं है। आप अलाउद्दीन खिलजी को रणथंभौर, जालोर, चित्तौड़ बिना नहीं पढ़ सकते, तो आप अकबर को राय सिंह, मान सिंह, प्रताप के बिना नहीं पढ़ सकते, तो आप औरंगजेब को राज सिंह दुर्गादास के बिना नहीं पढ़ सकते। मध्यकालीन इतिहास में दिल्ली वालों के पास पढ़ाने के लिए अपना कुछ भी नहीं है, अगर राजस्थान को बाहर निकाल दिया जाए तो। जब भारत का मुख्य केंद्र हमारे नजदीक आया तो हमने करनी चालू की लड़ाइयां। जब हमने लड़ाइयां लड़ी तो हमारे पास आया पैसा, और सारा कुछ ले दे के टंटे का कारण होता है पैसा। तुम मुझे यह बताओ कि भारत का मुख्य केंद्र लगभग मुस्लिम सत्ता आई तभी दिल्ली हुआ, लगभग मान सकते हैं अपन, हालांकि पहले से था, लेकिन बड़ा प्रभावशाली दिल्ली कब हुआ? जब भारत में मुस्लिम सत्ता आई। और तुम मुझे यह बताओ कि तुम्हें राजस्थान के मिडाइवल एंशिएंट में मिला के सबसे ज्यादा निर्माण कार्य किस टाइम दिखे? मध्यकाल में। ज्यादातर दुर्ग कब बने? उसी टाइम में बने। चाहे हमारे राजपूत राजाओं ने बनाए हैं, बने उसी टाइम में है। हमारे ज्यादातर महल, छतरियां, हवेलियां किस टाइम में बनी? मध्यकालीन। हमारी ज्यादातर झीलें किस टाइम में बनी? मध्यकाल में। कारण कि हमने जब मुस्लिम शासकों के साथ मिलकर काम किया तो हमने पैसे कमाए। राय सिंह अकबर की तरफ से साउथ इंडिया गया तो खूब पैसे कमा के लाया। मानसिंह काबुल गया तो काबुल से खूब पैसे लाया। मानसिंह बंगाल गया तो बंगाल से खूब पैसे लाया। हमारे पास धन आया। आप देख लो कि जितने भी दुर्ग, चाहे मेहरानगढ़, चाहे ये अपने उदयपुर वालों के जितने भी निर्माण कार्य हैं, चाहे आमेर फोर्ट देखो, चाहे जूनागढ़ देखो, इन सब का निर्माण कार्य 1192 के बाद है भाई। और स्पेशली मुगलों के टाइम में तो सबसे ज्यादा है। पहले वाले मुस्लिम शासकों के टाइम में और कम है, तो मुगलों के टाइम में तो खूब है। कारण कि हमने पहले वालों के साथ तो लड़ाइयां लड़ी है, मुगलों के साथ हमने संधियां की है, और हमारा टाइम पीक पर रहा, हमारे पास खूब पैसा रहा। तो हमारी मिडाइवल हिस्ट्री में हमारी इंपॉर्टेंस अपने आप ही क्या रही? बड़ी रही। इसके उलट मराठे हमें लूट ले गए। आज तक हमें कहा जाता है ना कि अंग्रेजों ने लूट लिया, मुगलों ने लूट लिया। नहीं भाई, हमें मुगलों ने नहीं लूटा, क्योंकि मुगलों के आने से पहले तो हमारे पास खुद के खाने के दाने नहीं थे। वो तो मुगलों का भगवान भला हो कि हमें पैसा दिखाया। हमारे पास पैसा आया मुगलों के माध्यम से, जो हमसे मराठे लूट ले गए। मारवाड़ी में के गाय दुई गिंडगड़ान नेगणी, हमने मुगलों के थ्रू कमाए, जो हमसे कौन लूट के ले गए? मराठे। अंग्रेज जब आए तो हमारी स्थितियां वो पहले जैसे एक जैसी हो गई। तो अंग्रेजों ने तो हम पे राज ही नहीं किया। अंग्रेजों ने तो हम पे शासन भी नहीं किया है भाई। अंग्रेजों ने हमारे राजाओं के साथ संधियां की, हम पे डायरेक्ट शासन अंग्रेजों ने नहीं किया। तो हमारी मॉडर्न फिर थोड़ी छोटी हो जाती है।
हमारा मिडाइवल इतना बड़ा होने का कारण है कि हमारा भारत के मुख्य इतिहास के अंदर बराबर सा क्या योगदान नजर आता है। किस दौरान? मिडाइवल हिस्ट्री के दौरान। मॉडर्न हिस्ट्री में हमारा योगदान नहीं है। उसका कारण है कि अंग्रेजों ने हम पर शासन किया ही नहीं। और एंशियंट में हमारा योगदान नहीं है। उसका कारण है कि हम भारत के मुख्य केंद्र से बड़े दूर बैठे थे। भाई आज दिल्ली पर राजस्थान का प्रभाव ज्यादा है या तमिलनाडु का प्रभाव ज्यादा है? सीधी बात है। आज अगर भारत की राजधानी मद्रास को बना दी जाए तो वहां पर तमिलनाडु या आंध्रा का प्रभाव ज्यादा होगा या राजस्थान का? वहां का प्रभाव ज्यादा होगा। सीधी सीधी सी बात है। जब राजधानी हमारे पास रही, भारत का मुख्य केंद्र हमारे पास रहा, तो हमारा प्रभाव दिल्ली के ऊपर भयंकर तरीके से रहा। तो हमारी मिडाइवल हिस्ट्री अपने आप में क्या है? बहुत बड़ी है। हमारी एंशियंट कम है और हमारी मॉडर्न ठीक ठीक से, अपन ना कम कह सकते हैं ना ज्यादा कह सकते हैं। उसका कारण है कि राजस्थान में भी एक जगह ऐसी थी जिस पर अंग्रेजों का डायरेक्ट शासन था, वो जगह थी अजमेर। तो कहीं ना कहीं हमारा थोड़ा इन्वॉल्वमेंट था अंग्रेजों के साथ। बाकी पूरे राजस्थान पे भले ही अंग्रेजों का राज नहीं था, लेकिन अजमेर पर तो डायरेक्ट कौन शासन कर रहा था? अंग्रेज। तो हमारे पास थोड़ी बहुत फिर मॉडर्न की घटनाएं आती है सामने। तो अपन शुरू करेंगे। मेरे अकॉर्डिंग तो मिडाइवल से करना चाहिए, है ना। अब गुहिल पढ़ोगे या चौहान पढ़ोगे ये बता दो। चौहान पढ़ोगे हैं? बाकी सब क्या अनपढ़ा हो जी, मैं ही पढ़ ले। और एक एमएलए साहब थे हमारे, बूढ़े सीनियर आदमी थे। तो पहली बार विधानसभा में गए और किसी साथ वाले एमएलए को कहा, कोई नया लड़का था एमएलए, उसको काट बीड़ी कट पिए। उनके बाबा एमएलए बड़ा नया अट ही पी लो, बोले अट कौन कहवे थाने। तो डोकरे ने वहीं बीड़ी बाल ली। डोकरे फाइन लग गया कुछ, डोकरा फाइन दे दिया। डोकरे ने सोगन खा ली, बोले आज के बाद अपने तो इस कुर्सी पे बैठ के कुछ बोलना ही नहीं। अटत की करा कहना कहना पया ले ले कहीं टापड़े। तो उन्होंने अपनी विधानसभा में शुरू के 2.5 सालों में खड़ा होकर आदमी ने हाथ ऊंचा नहीं किया, न विरोध में न समर्थन में। तो एक दिन ऐसे किसी गांव में यूं प्रोग्राम में आए तो हमारे जिस लड़कों ने पूछ लिया, बोले बाबा ते बोलो ही कोनी की तो बट जाओ जनी यूं किया करो। बोले की कहीं कहीं गई मिली जने हगड़ा नहीं मिली, नहीं तो अपन कोई अलग हूं दे कौन केड़ो तो कोई कह कौन फलान जी आओ जो थान विधानसभा 200 करोड़ बता दे। मिली जन हगला नहीं मिल जाए, अपन गड़ो गड़ो नहीं फाड़ दो। तो वही बात है, आधे तो मुझे ऐसे लग रहा है कि होगा सो होगा, फिर अपने कोई विशेष तो होना नहीं, जो बोल रहे हैं वही ठीक है, हैं? ऐसा कुछ है क्या? चौहान पढ़ेंगे हम। चलो मैं किसकी बात कर रहा हूं? चौहानों का इतिहास। एक और बात, जब तक मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं तब तक आपको ना पेन चलाना है ना कॉपी खोलनी है। आपको कब क्या लिखवाना है इसकी जिम्मेदारी आप मेरे पे छोड़ दीजिए। आपको पूरा तरीके से लिखवाया जाएगा, आपको एक एक चीज लिखने का समय दिया जाएगा। आगे बात समझ में? जब तक मैं लिख रहा हूं या जब तक मेरे होठ बोल रहे हैं तब तक आपकी नजर सिर्फ मेरी शक्ल की तरफ होनी चाहिए। हाँ, भगवान की दया से थोबड़ा इतना अच्छा है कि आप काफी लंबे समय तक मेरे चेहरे की तरफ देख सकते हो, यूं बोरियत सा फील नहीं करवाएगा, है ना। इतनी मुंडी शक्ल भी नहीं है ना। सर राजस्थानी भाषा थोड़ी कम समझ में आती, हिंदी में बोलो। मैं 90% हिंदी बोलता हूं, है ना। अब बीच में एक दो जो पंच होते हैं ना, वो हमारी लैंग्वेज वाली फील उसी से आती है फिर, है ना। वो जो राजस्थानी वाला चूंटिया है ना, वो उसी में फील देगा। वो डायलॉग में हिंदी में मार दूं तो मजा नहीं आएगा, है ना। और फिर वही बात है साहब कि अब राजस्थान की हिस्ट्री तो निकली पूरी राजस्थान के लिटरेचर में से है, तो मैं उसको कहां तक धकेल धकेल के हिंदी में कन्वर्ट करूंगा? तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बोलता ही हिंदी हूं। एक दो कोई पंच निकल जाए और नहीं समझ में आए तो धीरे धीरे सीख ही लोगे इतने दिनों की क्लास में। मैं चौहानों के इतिहास की बात करूं तो जब भी हम कोई राजवंश पढ़ते हैं बेटा, सबसे पहले हम उनकी उत्पत्ति पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? कि वो कहां से आए, वो कौन थे,
हम उसे क्या कहते हैं? उत्पत्ति। अब सुनना, मैंने अभी शायद बीच बीच में बोलते टाइम आपको इंट्रोडक्शन के तौर पर कुछ बताया था। जैसे मैंने एक बात बोली थी कि हमारे पास 6ठी शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक कोई विशेष जानकारियां अवेलेबल नहीं है, तभी हमारी एंशिएंट, हमारे मिडाइवल पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं डालती। उसका कारण है कि भारत के अंदर मुस्लिम आक्रमणकारियों के आक्रमण का समय यही रहा 6ठी से 12वीं। कौन सा टाइम? दुनिया में इस्लाम का उदय 6ठी शताब्दी, और वहीं से लगभग मुस्लिम सत्ता इस दुनिया में फैलना स्टार्ट हुई। तो भारत पर भी मुस्लिम अटैक हुए, चाहे मैं वो मुस्लिम अटैक कहूं या उनके साथ कुछ दूसरे विदेशी आक्रमणकारी भी भारत के अंदर प्रवेश किए। तो उन लोगों ने भारत के खूब सारे से लिटरेचर, भारत के खूब सारे से आर्किटेक्चर को तोड़ा या बर्बाद किया। हमारी खूब सारी सी पुस्तकें जला दी गई। आप सब लोग नालंदा विश्वविद्यालय का बख्तियार खिलजी वाला एग्जाम्पल समझते हो। हमारे खूब मंदिर तोड़े गए। भाई यही कि हम जब साउथ का ज्योग्राफिकल लोकेशन देखे, तुम में से कोई साउथ इंडिया गया है कभी? मामा बुआ नाना के यहां कभी ऐसे किसी के हैदराबाद, बेंगलोर, तमिलनाडु रहते हो तो नहीं गए? अच्छा, साउथ की मूवियां देखते हैं तो उसके अंदर कितने खूबसूरत खूबसूरत मंदिर दिखते हैं, और हमारे वाले मंदिर आपको ऐसे ही नजर आएंगे जो 100-150 सालों में बने, है ना। अपने मॉडर्न शैली के मंदिर नजर आएंगे आपको। कभी ऐसा लगता नहीं है कि हमारे वडेरे इतने भूखे थे क्या कि मंदिर भी नहीं बने? हमारे पास उनकी तुलना में ज्यादा मंदिर थे। आज भी जीके का सवाल है कि सबसे ज्यादा सूर्य मंदिर कहां पर? सिरोही। लेकिन वो सिर्फ कागजों में है, देखने के लिए नहीं है। उसका कारण है कि राजस्थान वो भूभाग है जिसने सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण झेले हैं। हमारे मंदिर, हमारी स्थापत्य कला को सबसे ज्यादा तोड़ा गया, हमारी स्थापत्य कला सबसे ज्यादा बर्बाद हुई। चूंकि हमारे वडेरे लड़े तो वो आक्रमणकारी राजस्थान से आगे नहीं बढ़े। देखिए, आपकी पहला आक्रमणकारी 712 में जीता है, जिसे दिल्ली तक जाने में टाइम 1192 लगे। उन 500 सालों में अगर कोई लड़ा है तो वो हम हैं। तो हमने कभी उन विदेशी आक्रमणकारियों को साउथ की तरफ बढ़ने ही नहीं दिया। भाई, साउथ में आज भी स्थापत्य कला सुरक्षित है तो उसका कारण हम हैं। हमने अपनी छाती पर जो घाव खाए हैं, तब जाके पूरा भारत सुरक्षित रहा है। रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि मुझे 6ठी शताब्दी से लेकर अंग्रेजों के आगमन तक इस भारत में अगर कोई लड़ता हुआ नजर आता है तो वो राजस्थान है। वो कोई चौहान है तो वो कोई गुहिल है तो वो कोई कछवाहा है तो वो कोई प्रतिहार है। लड़े हैं हम। हमारे यहां की स्थापत्य कला को खूब बर्बाद किया गया, हमारे यहां के लिटरेचर को खूब बर्बाद किया गया। आप ये सोचिए कि लेटर ऑन मिडाइवल के दौरान कुंभा का लिखा हुआ लिटरेचर बीकानेर का राजा अनूप सिंह साउथ इंडिया से लेकर आ रहा है वापस। यहां पर मुगलों ने अटैक किया, मेवाड़ से कुंभा का लिटरेचर ले गए, ले जाकर जला दो। साउथ से अनूप सिंह वापस लेके आया है, आज भी बीकानेर पड़ा है। मेवाड़ वालों का लिटरेचर मेवाड़ वालों के पास नहीं है, बीकानेर में किताबें जलाई गई। हमारा लिटरेचर का पोर्शन पूरी तरीके से समाप्त है। तो 6ठी से 12वीं तक के तो ले दे के एक दो चीजें हमारे पास रिटर्न एविडेंस है, हमारे पास रिटर्न एविडेंस भी नहीं है। फिर दूसरी जानकारी कहीं से कलेक्ट करते हैं तो हम करते हैं अभिलेखों से। कहां से? अभिलेखों से। तो ज्यादातर तो जब मंदिर, महल, हवेलियां, छतरियां तोड़ी तो उनके साथ हमारे अभिलेख टूट गए, है ना। अभिलेख क्या होता है? यह भवन बना है, इसके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर लगाया कि भाई ये बिल्डिंग फला फला व्यक्ति बनवा रहा है, इसके दादा पोता ये है, ये इस परिवार का, इस कुल का है, इस वंश का है, अपनी जो कुछ जानकारी है उसने लिखी, वही तो अभिलेख होता है। जब बिल्डिंग तोड़ी तो बाटा भी टूट गया। कोई एक दो बाटे नहीं टूटे तो हमारे घर वालों को, हमारे पूर्वजों को ऐसा लगा यार पत्थर अच्छा है, घर में ले लो, अलमारी के पीछे की तरफ पूट देने के काम आएगा। घर में बढ़िया सा आड़ा बनाया, आड़ा के पीछे हम छोका बाटा लगा दिया। कई हमने जोधपुर के परकोटे में चुन लिए। इतिहासकारों ने आके कहा ये यार कुछ लिखा हुआ है, डिजाइन नहीं है, ये बाटा हमें दे दो, हम दीवार नहीं बनवा देंगे तुम्हारे।
जब जाके पढ़ा तो हमें समझ में आया ये तो भावुक की प्रशस्ति है। कई अभिलेखों पर, कई प्रशस्तियों पर हमने 8-8 पीढ़ी तक स्नान कर लिए, गाबे धो लिए। हमारे पुराने दादी वाले घर में जो बाटा लगा हुआ था ना बड़े पे, जिस पे बैठ के नहाए होंगे तुम कभी, वैसे बाटे कई अभिलेखों पे लोगों ने गाबे धो लिए, अक्सर घस गए। 5-5, 6-6 पीढ़ियों तक वो पत्थर काम में लिया। बड़ा चौड़ा पत्थर था, बोला हाँ हिनान करने काम आई, पता नहीं था इस पे कुछ लिखा हुआ है। हमसे कुछ से मिट गए, हमें नहीं पता था, हमारे पूर्वजों को नहीं पता था ये चीजें। कोई 1-2 फिर भी बच गए तो कर्नल जेम्स टोड जैसा नाजोगा ले जाके समुद्र में फेंक गया, माथे में लेना था, पता नहीं लंदन भाटा ले जाके क्या करना था उसे। रास्ते में जिंदगी पे बन गई कि भाई अब जहाज डूब जाएगी तो बोले भाटा फेंक दो पानी में, तो हमारे यहां से लेके क्यों गया? 4 जानकारी हमें तो पता चलती कम से कम। तो हमारे पास उस टाइम के बारे में कोई पुख्ता रिटर्न एविडेंस है ही नहीं, है थोड़े बहुत से, जिसके आधार पर हमने इन चीजों को बांध कर समझने की कोशिश की है। तो हमारे पास उस टाइम की खूब अलग अलग तरह की जानकारियां मिलती है। तो उत्पत्ति के बारे में हमें खूब अलग अलग फैक्ट मिलते हैं। मैं जब बात करता हूं उत्पत्ति के बारे में चौहानों की, तो सबसे पहला फैक्ट हमें मिलता है जो सबसे ज्यादा माना जाता है, उसको हम कहते हैं थ्योरी ऑफ फायर अल्टार। उसे मैं कहता हूं अग्निकुंड का सिद्धांत। क्या कहता हूं? चल बात करते हैं अग्निकुंड के सिद्धांत की। तो एक राइटर हुआ जिसका नाम था चंदबरदई। क्या नाम था? चंदबरदई। क्या नाम था? चंदबरदई। वापस बोलो, क्या नाम था? चंदबरदई। क्या नाम था? चंदबरदई। चंद्रबरदई नहीं बोलोगे, चंदबरदई। और इनकी किताब का नाम था पृथ्वीराज राशो। क्या नाम था? वो इस किताब में कहते हैं कि एक ऋषि थे जिनका नाम था गुरु वशिष्ठ। क्या नाम था? गुरु वशिष्ठ आबू पर्वत पर यज्ञ कर रहे थे। क्या कर रहे थे? यज्ञ। कुछ राक्षस, कुछ समाज के बुरे लोग उस यज्ञ को बंद करवाना चाह रहे थे, तो गुरु वशिष्ठ को बार बार परेशान कर रहे थे। किसी ने आके यज्ञ में धूड़ फेंक दी, किसी ने आके लोटा भर के पानी डाल दिया, किसी ने किसी तरीके से, तो किसी ने यूं बाप जी पालगोटी मार के मंत्र बोल रहे थे, बाप जी पालगोटी समेते ऊंचा के उधर बिठा दिया। किसी ने आके कुछ नहीं तो गुदगुदी चला दी, चूंटिया ही भर दिया। उनको यज्ञ डिस्टर्ब करना है। गुरु वशिष्ठ को लगा कि ये हमें यज्ञ नहीं करने देंगे, तो गुरु वशिष्ठ ने उस यज्ञ की अग्नि में मंत्रों उच्चारण से कुछ आहुतियां दी, और आहुतियों से 4 योद्धा उत्पन्न किए। उन 4 योद्धाओं का नाम था परमार, प्रतिहार, चालुक्य और चौहान। क्या नाम था? परमार, प्रतिहार, चालुक्य और चौहान। ये चालुक्य कहो या आप इनको सोलंकी कहो, बात एक ही कर रहे हैं अपन। क्लियर सी बात? चाहे चालुक्य कहें हम, चाहे इन्हें सोलंकी कहें, कोई दिक्कत नहीं है। चालुक्य ही सोलंकी, वही गंगाधरी शक्तिमान है टाइप सी बात है। आपको सीधा सीधा पूछेगा निम्न में से कौन सी जाति की उत्पत्ति अग्निकुंड से नहीं है, या कौन सी जाति की उत्पत्ति अग्निकुंड से है। तो कई बार क्या करते हैं कि हम याद करते हैं प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान, और वो ऑप्शन में सोलंकी छोड़ देता है। एग्जामिनर तो होशियार होता है भाई, अपनी तरह थोड़ी होता है। उसका टारगेट ही यही होता है कि वो वही पूछे जो हमें नहीं आए। तो ध्यान रखना है, चालुक्य ही क्या है? सोलंकी। कहानी अच्छी है कि यज्ञ की अग्नि में पानी के छांटे दे रहे हैं, मंत्र बोल रहे हैं और आदमी पैदा हो रहे हैं। फिर तो यूं ऐसे ही बाबा को एमएलए वेमएलए बना रहे हैं, गंगा जी की पाड़ पे क्वाट रहे हैं 2 बाबा को, और बोले छांटे नहीं तू बाल्टे भर भर के छाप के मार, आदमी पैदा कर। ऐसे ही बापड़ों के कईयों के टाबर नहीं होते, वो आईवीएफ के चक्कर में डॉक्टरों को लाखों रुपए लगाते हैं।
वो नोट्स मंगा लो गुरु वशिष्ठ वाले, और जिनके टाबर नहीं हो उनको बोलो मंत्र मारो। ठीक नहीं है मामला। कोई मेरी तरह साइंस वाले बैकग्राउंड का बच्चा होगा तो वो मन में सोच रहा होगा, सर स्पर्म और ओवम और फर्टिलाइजेशन तो आत्महत्या करने की स्थिति में चल रहे हैं, कि हमारा क्या होगा। कहानी अच्छी है, सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन प्रैक्टिकली समझने में समझ नहीं आ रही कि यार ये चीज पॉसिबल कैसे हो सकती है कि कोई यज्ञ चल रहा है, यज्ञ में मंत्र बोल रहा है, पानी को छांटे मार रहा है, उसमें से आदमी पैदा हो रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? फिर वही बात कि हमारे पास उस समय की स्पष्ट जानकारियां नहीं है, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी है जो हमें इस बात को मानने के लिए मजबूर तो कर देगी, चाहे हमारे पास स्पष्टीकरण नहीं हो, लेकिन हम उस बात को नेग्लेक्ट भी नहीं कर सकते। पहली कहानी हमने चंद्रबरदई की सुनी कि गुरु वशिष्ठ आबू पर्वत पर यज्ञ कर रहे हैं। उस यज्ञ को कुछ लोग प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो यज्ञ की अग्नि से 4 जातियां उत्पन्न कर रहे हैं, परमार, प्रतिहार, चालुक्य और चौहान। दूसरी कहानी ध्यान से सुनना, सभी लोग, नहीं सुनी होगी तुमने आज से पहले कभी, अच्छे से सुनना इस बात को, आगे काम भी आएगी कभी सिलेबस में तुम्हारे, स्पेशली जो एसएसटी वाले बच्चे उनके खूब काम आने वाली सी बात है। एंशिएंट लिटरेचर होते हैं हमारे पुराण, नाम सुना है कभी? पुराणों में एक पुराण है जिसका नाम है स्कंद पुराण। क्या नाम? स्कंद पुराण का एक भाग है जिसका नाम है प्रभास खंड। उसमें एक पूरा महात्म्य लिखा हुआ है जिसका नाम है अर्बुद अचल महात्म्य। उसमें लिखा हुआ है कि गुरु वशिष्ठ आबू पर्वत पर रहा करते थे, और ये वर्तमान का जो आबू पर्वत वाला क्षेत्र है, इस जगह पर कभी किसी समय में एक बहुत बड़ा खड्डा हुआ करता था। यहां पर पर्वत नहीं था, और गुरु वशिष्ठ के पास एक गाय थी जिस गाय का नाम था कामधेनु। नाम सुना कामधेनु गाय का? स्वर्ग की देवताओं की गाय है जो गुरु वशिष्ठ के पास हुआ करती थी। वो कामधेनु उस गड्ढे में गिर गई, तो गुरु वशिष्ठ इस बात के संकोच में पड़ गए कि यार कामधेनु तो पूरे ब्रह्मांड की गाय है, स्वर्ग की गाय है, अगर वो गिर गई गड्ढे में तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। उस गाय को बाहर कैसे निकाला जाए? तो आप में से जिसने भी सब्जेक्ट पढ़ा हो कभी उसे पता होगा कि हमारे वैदिक काल के से पहले भारत के अंदर गंगा और यमुना नदियों की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं थी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस उस समय थी आर्यों के टाइम में तो सरस्वती नदी की। तो गुरु वशिष्ठ मां सरस्वती से यह कहते हैं कि हे मां, आप अपनी इस धारा को पानी के अंदर, अपनी धारा को, अपने पानी को इस खड्डे में प्रवाहित कीजिए, और जैसे जैसे इस खड्डे में पानी भरेगा वैसे वैसे कामधेनु ऊपर आएगी, हम उसे बाहर निकाल लेंगे। मां सरस्वती ने ठीक ऐसा किया और उन्होंने कामधेनु को वहां से बचाकर निकाल लिया। लेकिन गुरु वशिष्ठ के दिमाग में दूसरी बात आई कि यार हो सकता है कि आज कामधेनु गिरी है, कल को इसके अंदर कोई और भी तो गिर सकता है। तो गुरु वशिष्ठ पर्वतराज हिमालय के पास गए और पर्वतराज हिमालय को कहा कि है पर्वतराज, आप उस गड्ढे को भर दीजिए ताकि आने वाली मानव प्रजाति को किसी भी प्रकार के नुकसान का सामना नहीं करना पड़े। पर्वतराज हिमालय ने अपने बेटे नंदीवर्धन को भेजा। चूंकि नंदीवर्धन अपने पैरों से विकलांग था, तो नंदीवर्धन एक नाग पर बैठ के आया। उस नाग का नाम था अर्बुद। क्या नाम था? और उसने यहां आकर खुद को स्थापित कर लिया। हम कहते हैं आबू का पर्वत। कालांतर में उन्हीं के वंशज परमार, प्रतिहार, चालुक्य और चौहान कहलाए। फिर मैं कहता हूं कि फिर समझ में नहीं आता कि हिमालय का बेटा नाग पर बैठ के आया। हिमालय का बेटा तो पहले से पर्वत है, वो नाग पर बैठ के कैसे आया? विकलांग है तो सांप पे कैसे आ सकता है? फिर मैं कहता हूं
कि हम लोगों ने कभी समझने की कोशिश ही नहीं करते। हमें यही कहा जाता है हिस्ट्री है, रट लो। नाग पर्वत का पर्यायवाची शब्द होता है, नाग पहाड़ का पर्यायवाची शब्द होता है, हिंदी में पढ़ा होगा। वो नाग का मतलब सांप नहीं कह रहा है, वो अर्बुद नाग यानी अर्बुद पहाड़ ही कह रहा है। हम नहीं समझ पाते। दो बातें, दोनों में एक चीज कॉमन है, गुरु वशिष्ठ और आबू पर्वत। बाकी वाली कहानी को एक तरफ रखिए, दोनों में एक चीज कॉमन है, गुरु वशिष्ठ और आबू पर्वत। तीसरी किताब, एक परमार शासक हुआ था सिंधुराज, उसके दरबार में एक व्यक्ति था जिसका नाम था परिमल या पद्मनाभ, और उसकी एक किताब थी नव शाशांक चरित्र। वो उस किताब में लिखता है कि गुरु वशिष्ठ तपस्या के अंदर बैठे थे, उनके पास अपनी एक गाय थी जिसका नाम था नंदिनी। इस बार गाय का नाम बदला है। गाय का क्या नाम बता रहा है वो? नंदिनी। आप सबने जिसने भी कभी सब्जेक्ट पढ़ा हो, आपने एक शब्द सुना होगा, 10 राजन युद्ध। भरत कबीला, 10 कबीले, ये शब्द कभी ना कभी कहीं ना कहीं सुने होंगे। तो आपको पता होगा कि प्राचीन भारत से ही गुरु वशिष्ठ और गुरु विश्वामित्र की कभी आपस में बना नहीं करती थी। इन दोनों की दुश्मनी जग जाहिर है। पूरा एंशिएंट लिटरेचर लिखता है कि गुरु वशिष्ठ और गुरु विश्वामित्र की कभी आपस में नहीं बनती थी। तो जब गुरु वशिष्ठ तपस्या के अंदर बैठे थे तो विश्वामित्र ने उनको परेशान करने के लिए उनकी वो नंदिनी नाम की गाय चुरा ली। उस गाय को वापस बचाने के लिए गुरु वशिष्ठ ने अग्नि से कुछ योद्धा उत्पन्न किए, और कालांतर में अंतिम योद्धा परमार था, वो उस गाय को बचा कर लाया। तो उसने कहा तू परमार है, तू दूसरों को मारने वाला है, तू परमार है। फिर एक कहानी आई जिसमें फिर गुरु वशिष्ठ है, फिर आबू है। सिरोही में एक मंदिर है, पट नारायण मंदिर। भगवान विष्णु का मंदिर है, भगवान नारायण का मंदिर है। भगवान विष्णु पाटे पर विराजमान है, तो मंदिर का नाम है पट नारायण मंदिर। वहां पर एक अभिलेख है। वो अभिलेख कहता है कि इस पृथ्वी पर एक बार मां पार्वती और भगवान विष्णु घूमने आए। भाई देखो, लुगाई लुगाई होती है, चाहे वो भगवान विष्णु की हो, है ना। मैडम ने कह दिया घूमने चलना है तो चलना है, वहां कोई चॉइस नहीं है। तो मैडम ने कहा भगवान विष्णु को, बोले कभी घुमाने नहीं ले जाते हो, आज संडे है, आज पक्का बाहर चलेंगे। उन्होंने कहा चलो पृथ्वी पर विचरण कराते हैं। तो इधर जब घूम रहे थे तो दोनों ने एक घोड़े के युगल का, एक हॉर्स कपल का रूप धारण किया था, और उन दोनों की मेटिंग से एक बच्चा उत्पन्न हुआ जिसका नाम था है। उस बच्चे से कालांतर में एक वंश बना है वंश। उस है वंश में एक राजा हुआ था जिसका नाम था सहस्त्रबाहु अर्जुन। क्या नाम था? सहस्त्रबाहु अर्जुन। उस सहस्त्रबाहु अर्जुन ने एक ऋषि को बहुत बुरी तरीके से अपमानित किया। उस ऋषि का नाम था ऋषि जमदगिन। ऋषि जमदगिन अपने घर गए, उन्होंने अपने बेटे को कहा कि आज एक क्षत्रिय ने मेरा अपमान किया है, और उसके बेटे ने, उस ब्राह्मण ने अपनी शिखा का गांठ लगाते हुए यह प्रतिज्ञा ली कि मैं इस पृथ्वी से क्षत्रियों का विनाश कर दूंगा। और उस व्यक्ति ने इस पृथ्वी से 21 बार क्षत्रियों का विनाश किया, जिसका नाम था परशुराम। ये कहानी आपने सुनी है पहले कभी, परशुराम वाली? लेकिन फिर भी पृथ्वी पर आज क्षत्रिय है ना, कहां से आए? तो वो पटनारायण मंदिर वाला अभिलेख कहता है कि जब परशुराम के डर से या तो ज्यादातर क्षत्रियों ने अपना क्षत्रिय धर्म छोड़ दिया, या फिर वो क्षत्रिय छुप गए, तो गुरु वशिष्ठ ने उन लोगों को वापस परशुराम के साथ उनके रिश्ते को क्या करवाया? ठीक करवाया। तब जो बचे हुए क्षत्रिय थे, उनमें से जो लोग उत्पन्न हुए, उनको हम परमार, प्रतिहार, चालुक्य और चौहान कहते हैं। मैं कहता हूं कि इन चारों बातों में सच्चाई है या नहीं है, कहानियां
कभी राक्षसों से जुड़ के, तो कभी कामधेनु से जुड़ के, तो कभी नंदनी से जुड़ के, तो कभी परशुराम वाली बात से जुड़ के आ गई। लेकिन इन चारों चीजों में एक न एक बात तो कॉमन है कि किसी न किसी बात से गुरु वशिष्ठ का और आबू पर्वत का, इनकी उत्पत्ति में योगदान तो है। वरना चार अलग अलग समय में, चार अलग अलग रचनाओं में एक ही बात का कॉमन होना कुछ न कुछ तो लेना देना रखता है साहब। ये दुनिया 12 दिन करने के बाद भूल जाए अपने बाप को, अगर पीढ़ियों तक वो कहानी गुरु वशिष्ठ और आबू पर्वत का नाम याद रखा गया है, तो इनकी उत्पत्ति में गुरु वशिष्ठ का और आबू पर्वत का कोई न कोई विशेष योगदान जरूर है। इसको अपन बिल्कुल मिथ नहीं कह सकते, इसको हम बिल्कुल झूठ नहीं कह सकते। हां, उस समय की हमारे पास स्पष्ट जानकारियां नहीं है, तो हम भले ही इस बात को कनेक्ट नहीं कर पा रहे, लेकिन इस बात में कोई ना कोई सच्चाई जरूर है। होता क्या है ना कि जब कोई व्यक्ति किसी बात को सिरे से नकार देता है ना, तो उसके अंदर अगर कुछ भी संभावनाएं हो भी सही होने की, तो भी वो खत्म हो जाती है। मैं ऐसा मान लूं कि फला बच्चा बिल्कुल भी पढ़ने के लायक ही नहीं है, तो उसके अंदर अगर कुछ भी बचा है ना, तो भी वो मेरी तरफ से तो खत्म है। अब मुझे उसके अंदर का कोई पॉजिटिविटी नजर नहीं आएगी। मैं तुम्हें और ढंग से समझाऊं तो स्पेशली लड़के तो फिर भी बातों को भूल जाते हैं, लड़कियां मेरी बात से रिलेट करेगी। लड़कियों में एक सबसे बड़ी बात होती है कि इनके दिमाग में कोई व्यक्ति चुभ जाता है ना, तो फिर वो लाइफ टाइम गलत है, वो कभी सही नहीं हो सकता वापस। वो प्री प्रेडिक्टेड रॉन्ग की सील लगती है कि यह आदमी जिंदगी में कभी सही नहीं हो सकता। होता है ऐसा, एक बार जो दिमाग से उतर गया वो गया। हम तो फिर भी कई बार सोच सारे छोटे रहे बलंदे है जी आगे, ये कभी नहीं कर सकते उसको रिवर्स। जब भी आप किसी बात को सिरे से नकारते हो, तो उसके अंदर अगर कुछ भी संभावनाएं है, तो भी वो उसके साथ क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। मैं यहां बैठा हूं, तुम में से अगर कोई व्यक्ति ये सोच ले कि ये आदमी सकल गए अच्छा नहीं है, इससे पढ़ना ही नहीं है, फिर मेरी मजाल में पढ़ा लूं। बचत भले वो सोना रिंडो देने वाली मुर्गी बन गया तो ही आदमी पसंद को नहीं आवे। जब भी हम किसी बात में प्री प्रेडिक्टेड ही हो जाते हैं ना, तो चीजें गलत हो जाती है। फिर अब हमारा इतिहास जब लिखवाया गया, तो इतिहास लिखा रोमिला थापर जैसे लोगों ने, जो बिल्कुल नास्तिक है, जो भगवान को मानने को ही तैयार नहीं है। जब वो बिल्कुल ही नास्तिक है, तो उन्हें हमारे वेदों, हमारे पुराणों में किसी भी प्रकार की सच्चाई नजर नहीं आई, और उन्होंने न तो पटनारायण मंदिर के अभिलेख को कंसीडर किया, न नवशासंक चरित्र जैसी किताबों को कंसीडर किया। बोले ये सब मिथ है, ये सब झूठ है। और मेरी तो यूं जिंदगी में इच्छा है कि कभी रोमिला थापर यूं कहीं मिल जाए ना जिंदगी में, भगवान को ऐसा दिन दिखाए, उसकी चोटी पकड़ के उसके बाल पाड़ लिए जाए साहब। उसने इतिहास किस तरीके से लिखा है कि वो कहती है कि महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने हथियार इस वजह से नहीं चलाए क्योंकि अर्जुन अशोक के कलिंग के युद्ध से प्रभावित था। सोचिए, वो कह रही है कि महाभारत के युद्ध में अर्जुन हथियार चलाने के लिए भगवान श्री कृष्ण को इस वजह से मना कर देता है क्योंकि वो अशोक के कलिंग के युद्ध में हुई हिंसा से प्रभावित हुआ। जिस नाजोगे को यह नहीं पता कि अशोक पहले हुआ या अर्जुन पहले हुआ, वो नाजोगे जब हिस्ट्री लिखेंगे तो ऐसे ही लिखेंगे भाई। जो ये कह रहे हैं कि अर्जुन गांडीव इस वजह से नहीं चला रहा क्योंकि वो कलिंग के युद्ध की हिंसा से प्रभावित है, तो मैं कहूं खत्म, आगे पढ़ना ही नहीं है। वही बात है साहब, जब राजस्थान का इतिहास लिखने वाला आदमी दिल्ली या मुंबई के किसी 8x8 के कमरे में 24 डिग्री एसी का टेम्परेचर बनाकर हिस्ट्री लिखेगा, तो वो जालरा तालाब ही लिखेगा, उसे नहीं समझ में आएगा कि है क्या। वो हमारी शब्दावली को नहीं समझते। आपने आज से पहले किसी ने अगर प्रताप पढ़ा है
तो आपने पढ़ा होगा कि प्रताप ने मालपुरा टोंक के अंदर जालरा तालाब बनवाया। कभी यह शब्द पढ़ा तुमने? पढ़ा क्या? जालरा तालाब का निर्माण करवाया। तुम आज तक पढ़ते आ रहे हो, लेकिन तुम सब भी जाल रहे हो। तुम ये समझिए कि जालरा शब्द का अर्थ भी तो तालाब ही होता है। तूर जी का जालरा क्या है? तालाब है। कोई पढ़ा लिखा आदमी सूट बूट में आया, इतिहास लिखने वाला, उसने कहा ये क्या है? बोले ये हमारे जालरा है। बोला अच्छा, तालाब का नाम है जालरा। उसने जाके किताब में लिखा वहां पर एक जालरा तालाब है। मैं जालर, हमारे यहां तालाब को जालरा कहते हैं। हमारे हिस्ट्री लिखने वालों को राजस्थान की टर्मिनोलॉजी नहीं पता भाई। मैं जब भी लिखाता हूं मेरे दिमाग में आता है यार क्या कर रहे हैं हम, इस शब्द का अर्थ भी तालाब है। उसने किसी लोकल आदमी से पूछा ये क्या है, उसने कहा जालरा है। तो उसे लगा इस तालाब का नाम ही जालरा है, और उसने लिखा ये जालरा तालाब है। जा हो गया भाई। तो वो चीजें हैं, हम इन चीजों को कनेक्ट नहीं कर पा रहे। हम ऐसा नहीं कह सकते कि चंद बरदई की जो बात है वो बिल्कुल झूठ है, ऐसा नहीं है। हां ठीक है कि हमारे ऊपर स्पिरिचुअलिटी का प्रभाव ज्यादा है, तो हम हर चीज को भगवान से जोड़ देते हैं। टाबरपणे में मम्मी से पूछा, मम्मी संतरा मीठा क्यों होता है? मम्मी ने कहा तू जब सो रहा था तो भगवान ने आयर शक्कर डाल के गए, है ना। हम हर चीज को अपनी माइथोलॉजी से कनेक्ट कर लेते हैं, लेकिन इसका मतलब यह थोड़ी है कि इसमें सच्चाई नहीं है। इसमें सच्चाई है। हां ठीक है, वो यज्ञ की अग्नि वाली बात मुझे समझ में नहीं आ रही है, लेकिन यह बात तो समझ में आ सकती है इजी इजी कि जब क्षत्रिय अपना कर्तव्य भूल चुके थे, चाहे वो किसी भी कारण, चाहे वो परशुराम वाला रीजन रहा हो या कोई और भी रीजन रहा हो, तो जब भी क्षत्रियों ने अपने कर्तव्य छोड़ दिए गए होंगे तो पृथ्वी पर बहुत सारा इंबैलेंसमेंट हो गया होगा। भाई आज भी मैं कह दूं कि पूरी फौज या पूरी पुलिस को हटा दे तो इतनी शांति रहेगी क्या? नहीं रहेगी ना। खूब सारी समस्याएं आएगी ना। मैं कहूं साहब डर नहीं होना, इंसान मान दे नागे नाच। अगर तुम्हें यह डर नहीं होना कि तुम्हें फांसी दे दी जाएगी, तुम्हें गोली मार दी जाएगी, तुम्हें जेल में प्रताड़ित कर दिया जाएगा, तो तुम जाके कहो दिल्ली में बता कौन से को गोली मारनी है, मैं मार के आऊंगा। शांति के लिए डर का होना जरूरी है। और जब क्षत्रियों की शक्तियां कमजोर पड़ने लगी या क्षत्रियों ने किसी के प्रभाव में भी आकर अपने कर्तव्य छोड़ दिए, तो पृथ्वी पर अराजकता फैल गई होगी। जब हमारे ऋषि मुनियों को यह लगा कि इस पृथ्वी के इस मामले को बैलेंस रखने के लिए क्षत्रियों का होना तो जरूरी है, तो वह क्षत्रिय जिन्होंने अपने कर्तव्यों का त्याग कर दिया था, उन क्षत्रियों को अग्नि को साक्षी मानकर वापस उनके कर्तव्य याद दिलाए होंगे, वापस उन्हें उनकी शासन व्यवस्थाएं उनके हाथों में सौंपी होगी। उसमें गुरु वशिष्ठ का विशेष योगदान रहा होगा और वो जगह आबू रही होगी। सीधी सीधी सी बात है, एक तरीके से वो पुनर्जन्म ही है क्षत्रियों का। भाई हम आज भी तो देखते हैं कि हम कोई भी जो शुभ काम करते हैं उसमें अग्नि को साक्षी मानते हैं। सुबह सुबह पापा को अगर शहर जाना है या तुम्हें यहां आना है, गांव गए हो संडे को, मंडे को सुबह 5 बजे वाली बस से आप घर से निकल रहे हो और मम्मी ने तुम्हारे लिए नाश्ते के लिए एक बढ़िया रोटी बनाई है बाजरी की और दही में चूर के तुम घर से खा के आओगे, तो ऐसे में तुम लेट हो रहे हो या पापा लेट हो रहे हैं कहीं जाने के लिए, मम्मी को भगवान के भोग लगाना है, वहां से उठ के भगवान के मंदिर तक जाने जितना टाइम नहीं है कि भाई अंदर वाले कमरे में भगवान का जहां अपने घर में मंदिर बना हुआ वहां तक जाने का टाइम नहीं है, तो मम्मी वहीं थाली में उस रोटी का टुकड़ा तोड़ेगी, वहीं चूल्हे के अंदर भोग लगा देगी। सही कह रहा हूं मैं? आज तक मुझे बता दो कि आपने किसी भी भगवान को याद किया हो उसमें अग्नि का कोई महत्व नहीं रहा हो। चाहे आपने भोग लगाया है तो आपको धूप करना है, चाहे आपने अगरबत्ती जलाई है, चाहे आपने दिया किया है, मुझे यह बताओ अग्नि का कहां योगदान नहीं है? सब जगह। हमने हमारे देवताओं और हमारे बीच का मीडिएटर किसी को माना है तो किसको? अग्नि को। हमें देवताओं को कुछ भी देना होता तो हम अग्नि को देते हैं। जिनकी शादी हुई है, मेरे वाली कैटेगरी में है, वो लोग ये समझ पाएंगे कि हमें कहते हैं कि हम देवताओं को साक्षी मानकर फेरे लेते हैं। देवता तो होते ही नहीं, वहां अग्नि होती है। हम अग्नि को कहते हैं, हे अग्निदेव आप देवताओं को जाके कहना किस नए युगल को अपना आशीर्वाद दे।
वरना मैं तो कभी कभी सोचता हूं ऐसे ही वो इतना सारा सा बखेड़ा करते हैं, 2 असिस्टेंट घाघरा पकड़ के चलती है। आजकल वालों को वो बारी बारी लेंगे और होते हैं। इससे बेटर तो एक 20 लीटर वाली बाल्टी भर के नहीं रख दे एशियन पेंट्स। सॉरी रे, कोई गाबा बढ़ने का डरन, कोई टेंशन, बाल्टी के चारों मेरी फेरे ले ले। वैसे नहीं, हमारी प्राचीन संस्कृति के अंदर अग्नि की इंपॉर्टेंस रही है। अग्नि को हमने हमारे और देवताओं के बीच का मध्यस्थ माना है ना। जीके का सवाल बनता है जिसके सब्जेक्ट है एंशिएंट में, आप वैदिक काल पढ़ते हो, जिनके सब्जेक्ट है उनको बता रहा हूं मैं, तो वो लोग समझ पाएंगे इस बात को कि सीधा सीधा आपके वैदिक काल वाले सिलेबस में सवाल बनता है कि निम्न में से कौन से देवता को मध्यस्थ देवता माना गया है? अग्नि। तो अग्नि को साक्षी माना गया होगा तो उसमें यज्ञ का रोल भी है, याद रहेगी बात। चंद्रवर्दई कहता है कि गुरु वशिष्ठ ने आबू पर्वत पर यज्ञ किया, यज्ञ की अग्नि से 4 जातियां उत्पन्न की, परमार, प्रतिहार, चालुक्य और चौहान। 2 इतिहासकार, एक का नाम सूर्यमल मिश्रण, क्या नाम? मिश्रण नहीं बोलोगे, मिश्रण बोलो रे, कितने प्रोनाउंसिएशन सुधारने पड़ेंगे तुम्हारे। 2 तो आज ही सुधार दिए, एक तो कभी चंद्रवर्दई नहीं बोलोगे, चंद्रवर्दई बोलोगे, और एक मिश्रण नहीं करोगे, मिश्रण है, मिश्रण नहीं है, मिश्रण है। और एक मुणोत नैणसी, कौन? वो कहते हैं साहब जो बात चंद्रवर्दई कह रहे हैं वो बिल्कुल क्या है, सत्य है। सूर्यमल मिश्रण बहुत अच्छे इतिहासकार हुए। वंश भास्कर, वीर सत्सई जैसी रचनाएं हैं। कभी आपने सुना हो कि इला न देनी आपनी मां हाल रियो हुलराई, पूत सिखावे पालने मरण बढ़ाई माई, तो वो रचना किसकी लिखी हुई? सूर्यमल मिश्रण की। और आपने कभी सुना हो कि हेली देखो आज क्यों न अंबर दिसे लाल, सरगा पीव सिद्धार्था जल्द जकोड़ी खाई, वो रचना किसकी? सूर्यमल मिश्रण की। कि 2 सहेलियां थी, एक सहेली की शादी हो गई थी, एक सहेली कमारी थी। तो जिसकी शादी हुई थी वो वापस अपने पीहर आई थी। तो छोटी वाली सहेली ने अपनी सहेली को कहा, क्या हुआ जीजाजी नहीं आए, तो अकेली कैसे आई? तो बोले जीजाजी युद्ध के मैदान में गए हुए थे। तो मैंने कहा जब तक वो युद्ध लड़ने गए हैं तब तक मैं थोड़ी गांव जाया हूं, तो मैं इधर आ गई। बोले बढ़िया है। 5 दिन 7 दिन 10 दिन बीते, उसने वापस कहा यार जीजाजी अभी तक नहीं आए युद्ध से, इतना टाइम कैसे लगा? बोले मर गए होंगे युद्ध में लड़ते हुए, और क्या। थोड़े दिन बाद दोनों सहेलियां शाम को तालाब के किनारे पानी लाने गई। जो बच्चे गांव के हैं मेरी तरह, राजवाड़ी स्कूल में कट्टा घर से ले जाके पढ़े हैं, वो शायद मेरी बात को समझ पाएंगे कि शाम के टाइम बादल, अपने जो तालाब होता है नाडी की अंगोर के ऊपर वाले बादल एकदम लाल से दिखाई देते हैं। तो वो छोटी वाली सहेली बड़ी वाली सहेली को पूछती है कि हेली देखो आज क्यों न अंबर दिसे लाल, कि सखी आज ये अंबर, आज ये बादल इतना लाल क्यों दिखाई दे रहा है? वो शादीशुदा लड़की जवाब देती है कि सरगा पीव सिद्धार्था जल्द जकोड़े खाई, कि मेरे पति युद्ध के मैदान में लड़ते हुए मारे गए होंगे। जब वो पृथ्वी से सड़क की तरफ जा रहे थे तो उनकी वो तलवार खून से भरी हुई थी, उन खून से भरी हुई तलवार को उस पानी से भरे हुए बादलों के अंदर धो दिया होगा और बादल लाल हो गए होंगे। वो राजस्थान की महिलाओं की मजबूती बताती है वंश भास्कर, सॉरी वीर सत्सई, कि राजस्थान की महिला कितनी मजबूत है, कि उसका पति युद्ध के मैदान में लड़ते हुए मारा गया है, जिसके चेहरे पर उसकी शिकंज नहीं है। वो लिखते हैं कि सूत मरियो देश हित में न हर क्यों बंधु समाज, माना हर की जन्म देन उतरी हर की आज। कि सूत यानी बेटा, कि सूत मरियो देश हित में, कि बेटा देश के लिए लड़ते हुए मारा गया है। हर क्यों बंधु समाज, कि आज सारा परिवार, आज सारा कुनबा बहुत राजी है कि हमारा बेटा देश के लिए मरा है। माना हर की जन्म देन उतनी हर की आज, उसकी मां आज इतनी राजी है जितना जन्म दे के भी राजी नहीं हुई थी। और राजस्थान की मिट्टी को एक अलग तरीके से डेफिनेशन देने की अगर किसी ने कोशिश की तो राजस्थान के महानतम कलमकार हुए, जिनको हम कहते हैं सूर्यमल मिश्रण। वीर सत्सई तो आप सबको पढ़नी चाहिए, 700 दोहे हैं बेहद शानदार, जो मैंने अभी आपको सुनाए सारे रचनाएं वीर सत्सई की है। बाकी इन्होंने चौहानों का इतिहास लिखा है, खुद बूंदी के राजा राम सिंह के दरबारी विद्वान थे, चौहान डायनेस्टीज में ही रहे, तो इन्होंने एक किताब लिखी वंश भास्कर। उसके अंदर वो चौहानों की उत्पत्ति बताते हैं कि चौहानों की उत्पत्ति किससे हुई है।
अग्निकुंड के सिद्धांत से। हेडिंग डालिए सबसे पहले अपनी कॉपी के अंदर, चौहानों का इतिहास। हेडिंग डालिए हिस्ट्री ऑफ चौहान्स, चौहानों का इतिहास। सर ऐसे होता तो अग्नि में छांटे मार के आर्मी तैयार कर लेते और पाकिस्तान को ढेर कर देते, मेरी जरूरत ही कौन। पाकिस्तान को, हम राजस्थान वालों को, पश्चिमी राजस्थान वालों को 2-2 बीघा के प्लॉट दे दो बॉर्डर पे, अगर 4 महीने बाद इस्लामाबाद तक मूंग नहीं बा देना तो नाम बदल देना तुम। हमसे ज्यादा कब्जा करना कौन जानता है। हम बाड़े के बार वाली भींत के बाहर निकालते हैं बलिता, फिर निकालते 2 भाटा की टोली, फिर 6 महीने बाद कहते मार बड़ी तोटरी पड़ी हो तो मारो जय खूणो, है ना। हम राजस्थान वालों को तुम तो 2-2 बीघा के खेत दे दो बॉर्डर पे, तुम छोड़ो पाकिस्तान की, हम ईरान इराक तक नहीं चले जाएं, ये ध्यान रखना, है ना। थोड़ी थोड़ी बाढ़ आगे बढ़ाते बढ़ाते ठेठ तक, है ना, 2-2 फुट आगे बढ़ते बढ़ते तारबंदी आगे ले जाते ठेठ बढ़ जाएंगे, है ना। पाकिस्तान की कोई टेंशन थोड़ी लेनी होती है। सही बात है ना, है। अपन गांव में बढ़ जाते हैं साहब रोड की तरफ, है। लिटरली मैं कहता हूं, हम गांव वालों की पूरी जमीनें मापी जाए ना तो हमारा एक भी सिस्टमेटिकली परफेक्ट नहीं निकले, है ना। भले ही 4 आंगली निकलो, हुगना रोई बतो, पर हमने जमीन दाब रखी है ना। तुम तो छोड़ो सड़क वाली, वो तो अगर किसी का खेत मूसाणे के पास है ना, मूसाणे का खूणा दाब रखा करके बडेरा रेवे, है ना। हम गोचर दाब लेते हैं साहब, पाकिस्तान के बॉर्डर की क्या मजाल है ना। हाँ, आज से नोट्स नोटबुक में ही लिखने हैं, ये बिल्कुल। एक कॉपी मेरे नाम की डाल दो, लिख दो श्री श्री 1008 इस बाबा के नाम, ये कॉपी, और लिखना शुरू करो। हेडिंग डालिए चौहानों का इतिहास। सबसे पहले लिखिए उत्पत्ति, सबसे पहले लिखिए उत्पत्ति। उत्पत्ति के अंदर पॉइंट नंबर 1 लिखिए अग्निकुंड का सिद्धांत। पॉइंट नंबर 1 लिखिए अग्निकुंड का सिद्धांत। हेडिंग डाल दी, अग्निकुंड का सिद्धांत, हेडिंग डाली। लिखिए चंदबरदाई की पुस्तक। एक और आपसे रिक्वेस्ट है, एक रिक्वेस्ट तो मैंने पहले बता दी कि जब तक मैं लिख रहा हूं तब तक आपकी नजरें सिर्फ मेरी शकल की तरफ। दूसरी बात, जब भी मैं आपको कोई भी नोट्स लिखवा रहा हूं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कोई भी नोट्स पैराग्राफ बना के ना लिखें, हर लाइन पॉइंट्स टू पॉइंट, है ना। पैराग्राफ नहीं बनाने किसी भी लाइन के। पैराग्राफ बनाते हो ना आप नोट्सों में, वैसे पैराग्राफ नहीं बनाने। मैंने एक लाइन बोली है, वो लाइन यहां लिखी, नंबरिंग भले ही नहीं डालनी होती है, डैश डैश करके ही पॉइंट्स बना के ही लिखने हैं नोट्स को, पैराग्राफ नहीं बनाने। पैराग्राफ नहीं बनाने का मतलब यह हुआ कि जैसे मैं अभी तुम्हें लिखवा रहा हूं एक लाइन कि भाई चंदबरदई की पुस्तक पृथ्वीराज रासो के अनुसार गुरु वशिष्ठ आबू पर्वत पर यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ की अग्नि से 4 जातियां उत्पन्न हुई, परमार, प्रतिहार, चालुक्य और चौहान। ये लाइन खत्म हो गई, ठीक है। अब मैं नई लाइन से लिखवाऊंगा तो मैं कहूंगा इसका समर्थन मूणोत नैणसी और सूर्यमल मिशन करते हैं, तो नई लाइन चेंज हुई तो लाइन बदल ले, वहां पर आई ना बात समझ में। उसको एक ही पैराग्राफ में ठूस ठूस के नहीं लिखना होता है। इस बात को आप इतना बेहतर तरीके से समझ लो कि जब भी सपोज आपके पास कोई किताब है, कोई भी गाइड है, आपने घर जाके उस गाइड को खोला है तो उसमें एक पेज की तरफ 5 पॉइंट लिखे हैं और एक पेज की तरफ एक पैराग्राफ लिखा है। आपका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन किस तरफ जल्दी जाएगा? पॉइंट की तरफ। पैराग्राफ्स हमेशा आपके माइंड पे प्रेशर क्रिएट करते हैं। आप जब भी वापस पढ़ते हो तो पैराग्राफ आपको कभी याद नहीं होता है। तो अपने नोट्सों को जितना हो सके, किसी भी सब्जेक्ट के हो, उनको पॉइंट्स में बनाने की भी क्या करें, कोशिश करें ना। नंबरिंग जरूरी नहीं होती, अपन डैश डैश करके भी पॉइंट्स बना सकते हैं। तो लिखिए चंदबरदई की पुस्तक पृथ्वीराज रासो के अनुसार, चंदबरदई की पुस्तक पृथ्वीराज रासो के अनुसार, चंदबरदई की पुस्तक पृथ्वीराज रासो के अनुसार गुरु वशिष्ठ ने
गुरु वशिष्ठ ने आबू पर्वत पर यज्ञ की अग्नि से 4 जातियां उत्पन्न की। लिखो चारों नाम, वैसे ही लिखोगे जैसे मैंने बोर्ड पे लिखा है, 4 अलग अलग लाइंस में। ऐसे नहीं हो एक ही लाइन में कोमा लगा लगा के ठूस ठूस के भर दो। चारों अलग अलग लाइन में 4 नाम लिखो। परमार, प्रतिहार, चालुक्य और चौहान। लिख दिए? फिर लाइन चेंज कीजिए, नई लाइन से लिखिए। सूर्यमल मिश्रण और मूणोत नैणसी इस मत का समर्थन करते हैं। इस मत का समर्थन करते हैं। लिख लिया? आगे बात करूं तो फिर हम बात करेंगे ब्राह्मणों से उत्पत्ति। किससे? कुछ लोग कहते हैं नहीं ये तो ब्राह्मण है। क्या है? कौन कौन कहता है? तो सबसे पहले एक अभिलेख जिसका नाम है बिजोलिया अभिलेख। क्या नाम है? बिजोलिया अभिलेख। – 1170 का चौहानों का एक राजा था सोमेश्वर। कौन सा? उसके टाइम का अभिलेख है जिसको हम क्या कहते हैं? बिजोलिया अभिलेख। वही बात जो मैं अभी आपको कह रहा था कि जब जो सिक्का जिस राजा का है वो राजा पढ़ेंगे तब वो सिक्का पढ़ लिया जाएगा, जो अभिलेख जिस राजा का है तो वो राजा पढ़ा जाएगा, तब वो अभिलेख भी पढ़ लिया जाएगा। तो हम आगे अभी सोमेश्वर जब राजा पढ़ेंगे अगले 1-2 क्लासों में, तब हम बिजोलिया अभिलेख के बारे में खूब बातें डिटेल से पढ़ेंगे। अभी अपने को इतना ही ध्यान रखना है कि इस बिजोलिया अभिलेख के अंदर चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है। क्या कहा गया है? कि ब्राह्मण है। कौन से ब्राह्मण है? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण है। पहला एविडेंस क्लियर। फिर कुछ इतिहासकार वो मारवाड़ी में किया करे नहीं कि गोडा लुड़े जिन्हें पेट का नहीं लुड़े, कि घुटने हमेशा पेट की तरफ मुड़ते हैं। घुटने कभी भी पेट से अपोजिट डायरेक्शन की तरफ नहीं मुड़ेंगे। तो जितने भी ब्राह्मण इतिहासकार हैं उन सब ने राजपूतों को ब्राह्मण ही कहा है। सीधा सीधा सा लॉजिक है। गोपीनाथ शर्मा, दशरथ शर्मा, ये जितने भी ब्राह्मण इतिहासकार है, चाहे गुहिलों के पॉइंट से उठा लो चाहे चौहानों के पॉइंट से उठा लो, इन्होंने राजपूत जातियों को कहीं ना कहीं बिचू पकड़ के ब्राह्मणों से जोड़ जरूर दिया। बोला हाँ अपन ब्राह्मण ही जाए। सीधी हर आदमी पे अपना प्रभाव तो होता ही है ना। तो एक इतिहासकार हुए जिनका नाम है डॉक्टर दशरथ शर्मा। क्या नाम है? डॉक्टर दशरथ शर्मा। अच्छा ये गड़बड़ कर दी ना मैंने, थोड़ा थोड़ा बता दिया करो, कई बार वो अंग्रेज जाग जाता है मेरे अंदर वाला, है ना। कह दिया करो सर हिंदी में लिख दो। तो इनकी किताब है जिसका नाम है द अर्ली चौहान डायनेस्टीज। क्या नाम है? वो इस किताब में कहते हैं कि साहब चौहान है जो क्या है? ब्राह्मण है। क्या है? ब्राह्मण है। दो बातें, एक बिजोलिया अभिलेख इनको वत्सगोत्रीय ब्राह्मण कह रहे हैं, एक दशरथ शर्मा अपनी किताब द अर्ली चौहान डायनेस्टीज के अंदर भी इनको क्या कह रहे हैं? ब्राह्मण। तीसरा इतिहासकार जिसका नाम है नियामत खान, निकनेम था इनका कवि जान। क्या नाम है?
एक किताब लिखी इन्होंने कायम रासो। कौन सी किताब? उसके अंदर वो चौहानों को क्या कहते हैं? ब्राह्मण। कोई भी जो कवि होता है उस व्यक्ति का पेन नेम होता है। जैसे आपने एक गाना सुना हो, तेरी मिट्टी में मिल जावा, उसका जो लेखक है उस व्यक्ति का नाम है मनोज मुंतशिर, लेकिन उनका पेन नेम तो उनका सरनेम तो शुक्ला है, लेकिन वो कविताओं में अपना नाम क्या लिखते हैं? मुंतशिर। तुम में से अगर कोई नज़में सुनना, गजल सुनना पसंद करता है तो आपने एक नया आधुनिक आजकल पाकिस्तानी कलमकार बड़ा फेमस है, तहजीब हाफी, नाम सुना कभी? तो उसकी आप कोई भी रचना उठा के देखिए, उसमें आपको हाफी शब्द मिलेगा। क्या मिलेगा? हाफी शब्द मिलेगा। जैसे मैं सुनाऊं तुम्हें कि कौन कहता है मोहब्बत में ज्यादा कुछ नहीं होता, बंदा मर जाता है इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। मेरी गुर्बत ने मुझसे क्या कुछ नहीं छीन लिया हाफी, मेरी मां तो कहती थी पैसा सब कुछ नहीं होता। हाफी। हर कवि का एक पेन नेम होता है, हर कवि का एक पेन नेम होता है, वो हर कविता में अपना वो नाम कंसीडर करते हैं। तो नियामत खान साहब जब भी कोई रचना लिखते थे उसमें अपना पेन नेम लिखते थे जान, तो हम इनको क्या कहते हैं? कवि जान। आगे बात समझ में? खुद जाति से कायम खानी थे, तो कायम खानियों की पूरी हिस्ट्री लिखी, तो उस किताब का नाम लिखा कायम रासो। और वो कहते हैं कि हम जो कायम खानी है वो गोगा जी के वंशज हैं, हम चौहान राजपूती हैं जो बाद में कन्वर्ट होकर क्या बने? कायम खानी बने। तो वो अपनी उत्पत्ति प्रारंभ में किससे बताते हैं? ब्राह्मणों से बताते हैं। तो तीन चीजें, एक तो बिजोलिया अभिलेख, एक दशरथ शर्मा की किताब द अर्ली चौहान डायनेस्टीज, एक कविजान नियामत खान की किताब कायम रासो। तीनों ही चौहानों की उत्पत्ति कहां से बताती है? ब्राह्मणों से। हेडिंग डालो ब्राह्मणों से उत्पत्ति, हेडिंग डालो ब्राह्मणों से उत्पत्ति। हेडिंग डाल दी, तीनों चीजें लिख लो। पॉइंट नंबर 1 लिखिए, बिजोलिया अभिलेख में, पॉइंट नंबर 1 लिखिए, बिजोलिया अभिलेख में, बिजोलिया अभिलेख में, बिजोलिया अभिलेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है। वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है। लिख लिया? लिख लिया? हां भर लिया करो। पॉइंट नंबर 2, तुम यूं इतने शान शान से रखते हो, मैं तुम्हारा जेठ थोड़ी लगता हूं हैं? या ससुर जी वाली फीलिंग आती है मेरी शक्ल देख के, तो मेरे से क्यों शर्माते हो? फिर बोल जाया करो। पॉइंट नंबर 2, हाँ 2 दिन रुको है ना, लिखो डॉक्टर दशरथ शर्मा डैश करके किताब का नाम लिख लो बस। डॉक्टर दशरथ शर्मा डैश करके किताब का नाम लिख लो, द अर्ली चौहान डायनेस्टीज, द अर्ली चौहान डायनेस्टीज। लिख लिया? लिख लो, आराम से लिख लो, कोई बात नहीं। डॉक्टर दशरथ शर्मा डैश करके लिख लो, द अर्ली चौहान डायनेस्टीज। डायनेस्टी शब्द का अर्थ होता है वंश, ये ध्यान रखना है ना। जैसे मैं कहता हूं चौहान डायनेस्टी, हम तो किसका इतिहास पढ़ रहे हैं? चौहान डायनेस्टी का इतिहास पढ़ रहे हैं, गोल्ड डायनेस्टी, राठौड़ डायनेस्टी, है ना। डायनेस्टी शब्द का अर्थ होता है वंश। लिखिए पॉइंट नंबर 3 इसी में, नियामत खान ब्रैकेट में कवि जान लिख के डैश करके कायम रासो, बस जैसे मैंने बोर्ड पे लिखा। बड़ा जल्दी है इस बार तो नोबेल प्राइज मिल गए, तो लेट आया, वरना मोदी जी को फोन करता मैं। लिख लिया सबने? ठीक है, बाकी हम पढ़ेंगे कल। 10 मिनट बैठना, आपको जाना।